नमस्कार स्टूडेंट। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम पिछले कुछ दिनों से एसएससी में आए हुए कॉमन एरर्स पर बात कर रहे हैं, जिन्हें हमने किरण पब्लिकेशन से लिया है। उसी प्रयास में ये हमारी दूसरी सीरीज है जिसमें हम सेंटेंस इंप्रूवमेंट पर बात करेंगे, जो कि अभी तक एसएससी में आए हुए हैं और इन्हें भी हमने किरण पब्लिकेशन से ही छपवाया है। कुछ स्टूडेंट्स की मुझसे रिक्वेस्ट थी, उनकी डिमांड थी कि सर आप जिस तरह से पढ़ाते हैं, समझाते हैं, हमें पसंद आता है, लेकिन हमें दिक्कत होती है सर सेंटेंस इंप्रूवमेंट में। तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट की भी एक वीडियो या एक सीरीज आप स्टार्ट कीजिए। तो उनकी डिमांड को, उनकी रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए ही हमने ये सीरीज स्टार्ट की है। कॉमन एरर की सीरीज के साथ साथ हमारी ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाली सीरीज भी चलेगी। कॉमन एरर्स भी ऐसे ही हम समझाते रहेंगे और सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी ऐसे ही समझाते रहेंगे। पिछले सेक्शन में या पिछले वीडियो में हमने सेंटेंस इंप्रूवमेंट पर 1 से 5 तक के सेंटेंस इंप्रूवमेंट पर बात की थी। इस वीडियो में हम 6 से 10 तक के सेंटेंस इंप्रूवमेंट पर बात करेंगे। देखिए, आप या कुछ स्टूडेंट्स मुझसे हमेशा कंप्लेन करते हैं कि सर आप जो इतना खोल कर, इतना डिटेल्ड में एनालिसिस कराते हो चीज़ों का, ये इतना सर हम कैसे, मतलब कहाँ से इतना टाइम को मैनेज कर पाएंगे, या हम एग्ज़ाम के टाइम पे जब हम एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो हम कैसे इतना सोच पाएंगे। देखिए, मेरा आपसे कहना है खुले शब्दों में कि जिस तरह से मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, जिस तरह से मैं यहाँ पर चीज़ों को समझा रहा हूँ, इतने डिटेल में, इतना खोल कर अंदर ले जाकर आपको समझा रहा हूँ चीज़ों को, एक तरह से मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ सेंटेंसेस का, आपको सेम यही अप्रोच रखनी है अपनी प्रैक्टिस के दौरान। जब 200-400 सेंटेंस पर आप इस तरह की अप्रोच अप्लाई कर देंगे, आप इस तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी कि जब आप किसी मॉक टेस्ट को अटैम्प्ट करेंगे या किसी एग्जाम में जाएंगे और आपके सामने क्वेश्चन पेपर आएगा, तो वहां पर आपको टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आप 200-400-500 बार इस चीज को कर चुके हैं, आप सेंटेंसेस को इस तरह से अटैम्प्ट कर चुके हैं। तो वहां पर जब क्वेश्चन पेपर में, मैं जानता हूं क्वेश्चन पेपर में 1 घंटे में या 45 मिनट में आपको 45 क्वेश्चन करने होते हैं, और प्री में तो और भी ज़्यादा 15 मिनट में आपको 20-25 क्वेश्चन करने होते हैं। मुझे पता है, मैं जानता हूं ये बात। ये जो अप्रोच है आपकी तैयारी करवाने के लिए है, आपको प्रिपेयर करने के लिए है, हर किस्म के क्वेश्चन के लिए, हर तरह के सेंटेंस के लिए। तो आप अगर इस तरह से घर पे प्रैक्टिस करेंगे, अप्रोच अगर आप अपनी ऐसी रखेंगे प्रिपरेशन के दौरान, तो जब आप क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करेंगे, क्वेश्चन पेपर आपके सामने होगा, तो आपको सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर दिखेंगी। वहाँ इतना टाइम थोड़ी लगेगा, वहाँ तो बस देखा आपने, अच्छा इसमें ये ऐसे हो गया, चलो अगला, इसमें ये ऐसे हो गया, आगे चलो, ये प्रीपोजिशन लगी है, ऑब्जेक्ट आना चाहिए, यहाँ पर कुछ और लिखा हुआ है, चलो आगे, ये लिंकिंग वर्ब लगी है, ये कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए था, इन्होंने ऑब्जेक्ट बना रखा है, इसको हटाओ आगे, ये हो गया। वहाँ तो बिल्कुल ये अप्रोच बल्कि आपके टाइम को रिड्यूस कर देगी, ऑलमोस्ट आधा कर देगी, मेरा यकीन मानिए। लेकिन आप जब घर पर प्रैक्टिस करते हैं, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप इस अप्रोच को अपनाइए, ये आपके अंडरस्टैंडिंग को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर देगी। ठीक है, आप जानते हैं कि हम किस अप्रोच की बात कर रहे हैं। जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं वो मेरी बातें समझ रहे होंगे। जो मेरे नए व्यूअर्स हैं, जो हमसे नए स्टूडेंट आज जुड़ रहे हैं, वो 5 मिनट रुकिए, अभी आपको पता लग जाएगा कि हम करते क्या हैं। ठीक है, 1 से 5 तक हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात यहाँ पर चल रही है। 6 से 10 सेंटेंस इंप्रूवमेंट हम इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं। तो ये रहा आपका पहला सेंटेंस। सेंटेंस आपके सामने लिखा है, 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं, आपके हाथ में, आपके घर पर जो किरण पब्लिकेशन की बुक है उसी से छपवा कर ये यहाँ पर लिखवाए गए हैं। What do you for go to school? अब देखिए, सेंटेंस को आप सबसे पहले सिंटैक्टिकली एनालाइज कीजिए। आप सबसे पहले देखिए कि सेंटेंस में जो लिखा हुआ है वो उसका मतलब क्या है, वो किस फंक्शन में है, वो दूसरे शब्दों को किस तरह से प्रभावित कर रहा है, किस कंटेक्स्ट को हम यूज कर रहे हैं, किस ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को फॉलो किया जा रहा है, किस स्पेसिफिक मीनिंग को कन्वे किया जा रहा है। तो आपके सामने सबसे पहला वर्ड जो सेंटेंस का लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है व्हाट। अब आपको सबको पता है कि व्हाट एक प्रोनाउन होता है, और आपको ये मैं बता देता हूं कि प्रोनाउन सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट की भूमिका में आते हैं, या फिर ऑब्जेक्ट की भूमिका में आते हैं, या फिर कॉम्प्लीमेंट की भूमिका में आते हैं। अब ये चीज, ये बातें अपने घर पे बैठ के सोचनी है। एग्जाम में हम इतना थोड़ी ना करेंगे, एग्जाम में इतना करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। एक बार जरा 200-400-500 सेंटेंस पे इस अप्रोच को लगाकर तो देखिए,
मेरा दावा है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी क्लियर हो जाएगी कि कोई एग्जामिनर किसी भी तरह के एग्जाम में किसी भी तरह के सेंटेंस को या क्वेश्चन को लिखकर आपको घुमा नहीं पाएगा, क्योंकि आप घर बैठ के ही प्रैक्टिस के दौरान अपने दिमाग को इतना घुमा चुके होंगे। जरा करके तो देखिए। मैं ये कह रहा हूं कि व्हाट अगर प्रोनाउन है तो या तो वो सब्जेक्ट हो सकता है या ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। अब देखो सब्जेक्ट सेंटेंस में लिखा हुआ है, इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर है, आपको पता है WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। और इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर आपको पता है कि इन्वर्टेड फॉर्म में बनती है, इन्वर्जन स्ट्रक्चर को हम यूज करते हैं, यानी कि ये आ गई आपकी हेल्पिंग वर्ब और ये आ गया आपका सब्जेक्ट, और ये जो भी लिखी होगी यहाँ पर मेन वर्ब वगैरह कुछ लिखी होगी। हालांकि यहाँ पे कुछ गलती है, वो गलती देख लेंगे हम, वहीं पे करेक्शन हमें करना है, इंप्रूव करना है सेंटेंस को। फिलहाल आपको इतना पता है कि सब्जेक्ट तो यहाँ पर यू लिखा हुआ है, तो जब सब्जेक्ट सेंटेंस में लिखा हुआ है तो एक सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट तो रहेगा। इट मीन्स ये जो व्हाट प्रोनाउन है आपका, ये तो अब सब्जेक्ट हो नहीं सकता, सब्जेक्ट तो ये लिखा गया है यहाँ पर। क्या ये ऑब्जेक्ट है? अब देखो ऑब्जेक्ट होगा तो या तो ये ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेते हैं और प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट लेते हैं। अब ये चीज आप जब एग्जाम में जाएंगे उससे पहले 400-500 बार कर चुके होंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है, प्रीपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है। तो आपको जैसे ही एक ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन सेंटेंस में दिखेगी, आपका दिमाग अपने आप ही ऑब्जेक्ट ढूंढने लगेगा, और जब ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा तो वो एरर है। इतनी बात समझिए आप। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस इस तरीके से करनी है, आपको ये अप्रोच रखनी है। मैं आपसे कह रहा था कि व्हाट सब्जेक्ट तो हो नहीं सकता, ऑब्जेक्ट होने की संभावना है, ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट होते हैं और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होते हैं। यानी कि ये जो व्हाट है, अगर इसको ऑब्जेक्ट कहोगे तो या तो ये ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। ये संभावना यहां पर अभी खुली हुई है, इस संभावना पर अभी सेंटेंस में आगे बात होगी। कॉम्प्लीमेंट वाली संभावना पर देख लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट होते हैं लिंकिंग वर्ब के बाद लिखे हुए, लिंकिंग वर्ब अपने बाद कॉम्प्लीमेंट लेती हैं, क्योंकि लिंकिंग वर्ब के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि लिंकिंग वर्ब लगाई जाती हैं कॉम्प्लीमेंट को लिंक करने के लिए सब्जेक्ट से। चूंकि ये लिंक करने के लिए लगाई जाती हैं कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट से, इसीलिए इनको लिंकिंग भी कहा जाता है। हालांकि सेंटेंस में ये जो गो है, ये गो लिंकिंग वर्ब भी हो सकती है। देखिए मैं आपको बता चुका हूं लिंकिंग वर्ब के बारे में, बी, बिकम, गो, गेट, ग्रो, फील, स्मेल, टेस्ट, लुक, सीम, अपीयर, टर्न, स्टे, रिमेन, साउंड, कीप, रीच, प्रूव। ये फेमस लिंकिंग वर्ब हैं जो आपके एग्जाम्स में आ चुकी हैं और आने की संभावना है, तो इनको आप ध्यान में रखें। लेकिन इनमें से बहुत सारी वर्ब्स ऐसी भी हैं जो लिंकिंग होने के साथ साथ एक्शन भी हो सकती हैं। अरे लिंकिंग क्या है? लिंकिंग वर्ब का फंक्शन ही तो है। अगर वो वर्ब कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट से लिंक करने के लिए आ रही है तो उसी को लिंकिंग वर्ब कह दिया जा रहा है। और ये फंक्शन सभी वर्ब्स में नहीं होता, कुछ ही वर्ब्स में होता है। जो वर्ब्स मैंने अभी बोली मुख्यतः इनमें यह फंक्शन पाया जाता है। और एक्शन वर्ब वो वर्ब होती है जो किसी एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करती हैं। अब ये जो गो है ये लिंकिंग वर्ब भी है और एक्शन नेचर की वर्ब भी है। और जब ये एक्शन नेचर की वर्ब है तो एक फिजिकल मूवमेंट को बताती है, एक फिजिकल एक्शन है। फिजिकल एक्शन होते हैं, मेंटल एक्शन होते हैं, ठीक है। तो ये कैसा एक्शन है? एक फिजिकल एक्शन है। गो का मतलब यही तो है, फिजिकल मूवमेंट, ठीक है। तो फिजिकल मूवमेंट को रिफर करती है जब ये एक्शन वर्ब होती है। तो यहां पर इस सेंटेंस में तो गो एक फिजिकल मूवमेंट को, फिजिकल एक्शन को रिफर कर रही है, ठीक है। तो लिंकिंग वर्ब तो यहां पर ये है नहीं। जब लिंकिंग वर्ब नहीं है सेंटेंस में, कोई भी सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब यूज नहीं हो रही है, तो इसके कॉम्प्लीमेंट होने का भी सवाल नहीं है। आई बात समझ में आपको? अगर सेंटेंस में कोई लिंकिंग वर्ब लगी होती तब चलो एक संभावना थी कि कहीं ना कहीं प्रोनाउन उसका कॉम्प्लीमेंट हो सकता है क्या, फिर उसको चेक करने की जरूरत थी। लेकिन जब सेंटेंस में कोई लिंकिंग वर्ब है ही नहीं तो कॉम्प्लीमेंट होने की संभावना इसकी खत्म हो गई। ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होने की संभावना इसकी अभी है, वो अभी देख रख कर चलेंगे, उसको ओपन रखते हैं। अभी सेंटेंस में आगे की स्ट्रक्चर को देखते हैं, ठीक है। और वो इसलिए क्योंकि वर्ड जो है एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, इंटेरोगेशन के लिए यूज होता है। वो सेंटेंस में बाद में आए हुए किसी ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, लिंक, कॉम्प्लीमेंट वगैरह भी बन सकता है। इस सिचुएशन में कॉम्प्लीमेंट नहीं बन सकता क्योंकि लिंकिंग वर्ब नहीं है, ठीक है। तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गई और ये सब्जेक्ट हो गया।
अब देखो ये सब्जेक्ट के बाद आनी चाहिए थी मेन वर्ब, भाई यही तो इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर है। प्रीपोजिशन यहां पर क्या कर रही है, प्रीपोजिशन को यहां पर नहीं होना चाहिए, कहां होना चाहिए अभी देखेंगे, लेकिन फिलहाल यहां नहीं होना चाहिए प्रीपोजिशन को। इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर है, अगर इन्वर्जन फॉर्म में इन्वर्जन स्ट्रक्चर को यूज कर रहे हो तो इंटेरोगेटिव वर्ड, WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, उसके बाद होना चाहिए मेन वर्ब। कोई एडवर्ब वगैरह हो तो वो मेन वर्ब से पहले लगा सकते हैं, लेकिन फोर तो एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का तो यहां पर कोई काम नहीं। प्रीपोजिशन का काम होता है अपने बाद आने वाले किसी नाउन प्रोनाउन को सेंटेंस में जोड़ना। तो अभी कोई नाउन प्रोनाउन जोड़ने के लिए इसको क्यों लिखा जा रहा है, अभी तो पहले मेन वर्ब लिखी जानी चाहिए, प्रीपोजिशन लिखा भी जाएगा तो इसके बाद लिखा जाएगा। अब देखिए जो गो है, गो के साथ आपने अक्सर टू को लिखा हुआ देखा होगा। एक्चुअली में ये टू प्रीपोजिशन है और टू प्रीपोजिशन लगाया जाता है डेस्टिनेशन को, डेस्टिनेशन मतलब लास्ट पॉइंट को, लास्ट पॉइंट को रिफर करने के लिए, लास्ट पॉइंट को। जैसे कोई मूवमेंट आपने, ये आपका घर है, मैं लिख देता हूं होम, ठीक है, ये आपका घर है होम, और आपको जाना कहाँ है, स्कूल जाना है। तो आपने मूवमेंट यहां से स्टार्ट की और यहां पर ये आपका लास्ट पॉइंट है स्कूल, ठीक है। तो इस डेस्टिनेशन को रिफर करने के लिए टू का यूज किया जाता है। आप क्या यूज करेंगे, टू स्कूल यूज करेंगे, ठीक है। और ओरिजिन पॉइंट जो है, जो सोर्स पॉइंट है जहां से आपकी मूवमेंट स्टार्ट होती है, उसके लिए हम फ्रॉम यूज करते हैं। इसलिए आपने कम के साथ फ्रॉम और गो के साथ टू लिखा हुआ देखा होगा, है ना। तो गो टू स्कूल हम लिखते हैं तो हम ये टू किसको रिफर करता है, लास्ट पॉइंट को रिफर करता है कि क्या हमारी जर्नी की, हमारी फिजिकल मूवमेंट की डेस्टिनेशन है, हमें कहां तक जाना है, ठीक है। तो ये जो टू प्रीपोजिशन लगा है, इस प्रीपोजिशन ने अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट ले लिया। अरे इसीलिए तो लगाए जाते हैं प्रीपोजिशन। आप देखिए सेंटेंस में ये गो के बाद अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दें कि अभी ये सोच लें कि फोर यहां पर नहीं है, फोर को छोड़ दें सेंटेंस में। अब मैं एक नया सेंटेंस लिखकर बता देता हूं आपको। मैंने एक सेंटेंस लिखा, सी वेंट, गो की सेकंड फॉर्म यूज कर रहा हूं मैं। सेंटेंस तो यहीं पर कंप्लीट हो गया। कंप्लीट इसलिए हो गया क्योंकि ये तो इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब वो वर्ब होती है जो अपने बाद ऑब्जेक्ट या नाउन प्रोनाउन नहीं लेती, क्योंकि इनका मीनिंग बिना किसी ऑब्जेक्ट, बिना किसी नाउन प्रोनाउन को लिए ही कंप्लीट माना जाता है। तो कंप्लीट माना जाता है इनका मीनिंग, इसका मतलब है कि सी वेंट अपने कंप्लीट मीनिंग को कन्वे कर गई। सी वेंट जो सेंटेंस है या जो वेंट वर्ब है, गो की सेकंड फॉर्म अपने कंप्लीट मीनिंग को कन्वे कर रही है। तो इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट, कोई नाउन प्रोनाउन लिखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर हमें किसी नाउन प्रोनाउन को लिखना पड़ रहा है, हमें यह बताना है कि वो कहां गई या कितने बजे गई, हमें कोई टाइम या कोई प्लेस रिफर करना है, यहां पर कोई टाइम रिफर करना है, या मान लो कोई प्लेस रिफर करना है, जैसे हमें स्कूल को रिफर करना है, स्कूल क्या है, प्लेस ही तो है। तो अब इस नाउन को लिखने के लिए हमें टू प्रीपोजिशन लगाना पड़ता है। यही फंक्शन होता है प्रीपोजिशन का। प्रीपोजिशन लगाए जाते हैं किसी नाउन प्रोनाउन को सेंटेंस में या सेंटेंस के किसी भाग से जोड़ने के लिए, और उन नाउन प्रोनाउन को प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो टू लगाया गया है स्कूल नाउन को जोड़ने के लिए, और स्कूल क्या है, उनकी जर्नी की, उनकी फिजिकल मूवमेंट का लास्ट पॉइंट है, यहां तक वो जाएंगे या गए या जाते हैं, ठीक है। अब ये जो फोर है, ये जो फोर प्रीपोजिशन यहां पर लगाया हुआ था, ये किस लिए लगाया गया था, ये एक्चुअली में फोर प्रीपोजिशन लगाया जाता है पर्पस को रिफर करने के लिए, ठीक है। जैसे मैं यहां पर एक सेंटेंस लिख देता हूं, इस सेंटेंस को समझिए, दे बॉट a pen for me। इसको ऐसे भी लिख सकता था मैं, they bought a pen for writing। अब देखो ये जो फोर प्रीपोजिशन लगाया जा रहा है, जो फोर प्रीपोजिशन लगाया जा रहा है, इसके बाद जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर एक प्रोनाउन है, और यहाँ पर ये फोर प्रीपोजिशन जो लगाया गया है, यहाँ पर जो इसका ऑब्जेक्ट है वो एक नाउन है।
एक्चुअली में एक वर्ब को हमने आईएनजी फॉर्म बना रखी है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म को मतलब जिरंड बनाया हुआ है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म जिरंड मतलब नाउन का काम कर रही है, मतलब ऑब्जेक्ट का काम कर सकती है। तो फोर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट यहाँ पर पर्सन है और यहाँ पर एक एक्टिविटी है। लेकिन यहाँ पर ये जो फोर प्रीपोजिशन है किसको रिफर करने के लिए लगाया गया है, या जिसको वो जोड़ रहा है वो है क्या, वो है पर्पस। ये जो मी और राइटिंग है ये पर्पस है। और किस चीज का पर्पस है ये पर्पस है इस बोट वाली एक्टिविटी का। ये जो बोट वाली एक्टिविटी की गई है या पेन को खरीदने वाली जो एक्टिविटी की गई है उसका पर्पस क्या है, उसका पर्पस यहाँ पर ये पर्सन था और यहाँ पर ये एक्टिविटी उसका पर्पस है। तो ये कहा जाता है कि फोर प्रीपोजिशन के द्वारा हम पर्पस को रिफर कर सकते हैं, या अगर हमें पर्पस को ऑब्जेक्ट के रूप में या नाउन प्रोनाउन के रूप में सेंटेंस में जोड़ना है तो हमें फोर प्रीपोजिशन का यूज करना होता है। तो यहां पर ये जो सेंटेंस में आपके फोर लगाया गया था, हालांकि ये लगाया सही गया था, हम पर्पस को रिफर कर सकते हैं, लेकिन ये लगाया गलत जगह गया है क्योंकि सब्जेक्ट के बाद आना चाहिए उसका मेन वर्ब। अब देखिए इसको मैं इतनी बात समझ गए हैं तो फोर पे बात कर लेते हैं और सेंटेंस में ये आपको ये बता देता हूं गलती क्या है और करेक्शन कैसे होगा। देखिए गलती आपको ये पता है कि ये जो फोर है गलत जगह लगा हुआ है। अगर इस फोर को आप यहां लगाओ, देखो पहली बात तो ये तो इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगी नहीं, ऑब्जेक्ट मतलब नाउन प्रोनाउन ये लेगी नहीं। अगर किसी नाउन को लिखना भी है तो इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाकर लिखोगे, ठीक है, इस प्रीपोजिशन को लगाओगे जोड़ने के लिए। अब इसी प्रकार से किसी और नाउन प्रोनाउन को लिखना है पर्पस बनाकर तो हमें फोर प्रीपोजिशन लगाकर जोड़ना पड़ेगा। फोर प्रीपोजिशन कहां लगेगा, स्कूल के बाद लगेगा। भाई ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज आ गई, दूसरी प्रीपोजिशनल फ्रेज, ऐसी कोई और प्रीपोजिशनल फ्रेज भी जोड़ सकते हैं। अरे कितनी भी प्रीपोजिशनल फ्रेज जोड़ी जा सकती हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मीनिंग के हिसाब से। अगर मैं इसमें टाइम ऐड करना चाहता हूं या कोई ओकेजन ऐड करना चाहता हूं तो मैं ऑन लगा सकता हूं। व्हाट डू यू गो टू स्कूल फॉर ऑन संडे। लो संडे के दिन स्कूल बंद रहता है, लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूं कि संडे को क्यों गए तुम, तो मैंने ऑन लगा के एक डे जोड़ दिया। हालांकि जो प्रीपोजिशन लगेगी वो मीनिंग के और फंक्शन के हिसाब से लगेगी, लेकिन प्रीपोजिशन लगा के मैं कितने को भी जोड़ सकता हूं, लेकिन उनको यहां पर जोड़ने का एक ऑर्डर तो होगा, ठीक है। तो यहां पर आपने टू स्कूल को जोड़ दिया, उसके बाद आप फोर प्रीपोजिशन लगा के किसी नाउन प्रोनाउन को जोड़ सकते हैं, और ऐसे नाउन प्रोनाउन को जो कि पर्पस को रिफर कर रहा हो। फोर प्रीपोजिशन लगाई जाती है पर्पस को इस कंटेक्स्ट में। वैसे तो प्रीपोजिशन के एक प्रीपोजिशन के बहुत सारे यूसेज होते हैं, बहुत सारे मीनिंग, बहुत सारे फंक्शन में एक प्रीपोजिशन आ जाती है, लेकिन हमारे सेंटेंस से जो रिलीवेंट फंक्शन है अभी हम उस पर बात करेंगे। फोर प्रीपोजिशन कहीं और हमारे सामने आएगा तो उसके दूसरे यूसेज पे भी बात करेंगे। प्रीपोजिशन चैप्टर जब मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा तो मैं फोर के सारे फंक्शंस को, सारे मीनिंग्स को एक ही साथ आपके सामने रखूंगा। फिलहाल आप इतना समझिए कि अगर फोर को लगाना है तो आप स्कूल के बाद लिखेंगे और इस फोर प्रीपोजिशन के बाद कोई नाउन प्रोनाउन लिखा जाएगा और वो नाउन प्रोनाउन जो कि पर्पस होगा। और यहां पर वो प्रोनाउन क्या है, वो प्रोनाउन है यहां पर व्हाट। देखिए मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि व्हाट एक प्रोनाउन है और ये सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट होने की संभावना के साथ जिंदा है। अब कॉम्प्लीमेंट तो ये हो नहीं सका क्योंकि सेंटेंस में कोई लिंकिंग वर्ब नहीं थी। सब्जेक्ट ये हो नहीं सका क्योंकि सब्जेक्ट तो आपके पास ये लिखा हुआ था। ऑब्जेक्ट होगा तो या तो ये ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा या फिर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। अब ट्रांजिटिव वर्ब तो हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास तो इंट्रांजिटिव वर्ब है, वो तो अपने बाद ऑब्जेक्ट ले ही ना सकी और इसीलिए हमें टू प्रीपोजिशन को लगाना पड़ा स्कूल को जोड़ने के लिए। तो ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट होने वाली संभावना तो इसके साथ जीवित नहीं है, लेकिन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये हो सकता है। कौन सी वाली प्रीपोजिशन का, इस फोर प्रीपोजिशन का, ठीक है। आप थोड़ी देर को सेंटेंस की स्ट्रक्चर को अगर दिमाग से निकालें तो आप ये सोचे फॉर व्हाट, ठीक है। अब व्हाट को लिखा शुरू में इसलिए गया है क्योंकि वो एक इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर है। इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर को हम WH वर्ड से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो व्हाट जो प्रोनाउन लिखा हुआ है ये फोर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अब देखो इस सिचुएशन में भी आपके पास
दो तरह के सिनेरियो होते हैं। एक सिनेरियो तो ये होता है जो कि पहले ऑप्शन में आपका यूज किया गया है। क्या यूज किया गया है? फोर प्रीपोजिशन से सेंटेंस को स्टार्ट किया गया और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया व्हाट, फिर हो गई हेल्पिंग वर्ब, फिर हो गया सब्जेक्ट, फिर हो गई मेन वर्ब जो कि इंट्रांजिटिव नेचर की थी, तो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगी नहीं, मतलब कोई नाउन प्रोनाउन लेगी नहीं, और किसी नाउन प्रोनाउन को लिखना है तो हमें टू प्रीपोजिशन से जोड़ के लिखना पड़ा। ये तो बिल्कुल ही गलत है। क्यों गलत है अभी बता देता हूं। देखिए, ये हो गया प्रोनाउन, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब हो गया। तो पहले आप उस प्लेस को लिखोगे या फोर को बीच में लिख दोगे, है ना। यहां पर फोर अगर आपने लिख दिया तो इस फोर प्रीपोजिशन के बाद इसका ऑब्जेक्ट भी तो होना चाहिए। भाई, जो गलती आप यहां कर रहे थे कि फोर प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट नहीं था, जबकि अगर प्रीपोजिशन लगी है तो निश्चित तौर पर ही उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आना चाहिए, इसीलिए तो प्रीपोजिशन को लिखा गया है। तो वही गलती आपने इस सेक्शन में, इस वाले ऑप्शन में कर दी। दूसरे ऑप्शन में फोर प्रीपोजिशन को लिख दिया बीच में और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट, कोई नाउन प्रोनाउन है नहीं। टू स्कूल सही लिखा है लेकिन फोर को यहां पर गलत लिख दिया। जो गलती यहां कर रहे थे वही आप यहां कर गए, तो दूसरा ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक है, पहला देखिए, पहले को मैंने अभी गलत नहीं कहा है, पहले पे मैंने कहा है कि हाँ ठीक है। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं। व्हाट लगा हुआ है प्रोनाउन, डू लगी हुई है आपके पास हेल्पिंग वर्ब, यू हो गया सब्जेक्ट, गो हो गई मेन वर्ब। टू मेन वर्ब इंट्रांजिटिव नेचर की थी तो ऑब्जेक्ट ले नहीं सकती, हमें टू प्रीपोजिशन लगाना पड़ा स्कूल नाउन को जोड़ने के लिए इसका ऑब्जेक्ट बनाकर। अब देखिए, लास्ट में लगा हुआ है फोर प्रीपोजिशन। अब इस प्रीपोजिशन को अपना ऑब्जेक्ट चाहिए, वही जो एक पर्पस को रिफर करेगा, वो ऑब्जेक्ट बन गया ये प्रोनाउन। तो आपके पास दो ऑप्शन है, दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है। एक तो ये कि आप फोर को बाद में लिखिए, एक ये कि आप फोर प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखना चाहते हैं। आप प्रीफर करते हैं कि अगर प्रीपोजिशन सेंटेंस में लगाई गई है तो प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आना चाहिए, तो ये स्ट्रक्चर भी सही है। ग्रामरियन इस स्ट्रक्चर को भी सही मानते हैं, इस स्ट्रक्चर को भी सही मानते हैं। लेकिन ये कहा जाता है, यही ग्रामरियन जो दोनों स्ट्रक्चर को सही मानते हैं, यही ग्रामरियंस ये कहते हैं कि अगर आप इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर को लिख रहे हैं तो इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर को WH वर्ड से स्टार्ट करना ज्यादा मैनरेबल है, कि आप या तो उसको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कीजिए या उसको WH वर्ड से स्टार्ट कीजिए। तो इस मैनर के चक्कर में अगर हम पड़ जाएंगे, देखिए ये भी सही है और ये भी सही है, मैं कह रहा हूं सेंटेंस का सिंटैक्स यहां भी सही है, यहां भी मीनिंगफुल है, यहां भी मीनिंगफुल है, लेकिन दिस इज बेटर, ये ज्यादा सही है। अगर आप इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर को हैंडल कर रहे हैं तो आप WH वर्ड से सेंटेंस को स्टार्ट कीजिए और उस प्रीपोजिशन को लिख दीजिए बाद में। हालांकि अगर यहां पर इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर ना होती तो आप फोर से स्टार्ट कर सकते थे। तो यहां पर जब इंप्रूवमेंट की बात आती है, देखिए कई बार आपके सामने सेंटेंस इंप्रूवमेंट में ऐसे ऑप्शन आएंगे कि दोनों सही हैं लेकिन एक ज़्यादा प्रीफरेबल है, या यूँ कहिए कि दोनों गलत होंगे लेकिन आपको लगेगा कि यार दोनों गलत में से ये वाला गलती जो है चल सकती है, तो इसको, ये एक्सेप्टेबल गलती है, इसको सही कर लेते हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में वो आपके ग्रामर के कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपके बेसिक सेंस, बेसिक अंडरस्टैंडिंग को भी चेक करते हैं कि आपके पास जो कॉन्सेप्ट है आप उसको अप्लाई कैसे करेंगे, या आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस गए जहां पर आपको दोनों रास्ते सही रास्ते नजर आते हैं, तो दो सही में से कौन सा वाला एक सही चुनेंगे या दो गलत में से कौन सा एक गलत चुनेंगे। ठीक है, तो यहां पर इसी तरह का सिनेरियो है। स्ट्रक्चर ये भी मीनिंगफुल है, ये भी मीनिंगफुल है, ये भी आपको लिखी हुई मिलेगी, ये भी आपको लिखी हुई मिलेगी, लेकिन मैनरेबल अगर जहां पर इंप्रूवमेंट की बात आती है, ये वाली स्ट्रक्चर से, ये कि आप इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर को हैंडल कर रहे हैं तो उसको WH वर्ड से स्टार्ट कीजिए या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कीजिए, और अगर कोई प्रीपोजिशन है भी तो उसको लास्ट में इस तरह से लिखा जा सकता है। ये आपका छठा सेंटेंस हो गया। अब देखिए, ये जो इतना डिटेल में बताया गया है ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए किया गया है। आपके अंदर जो भ्रम पैदा हो गए हैं, जो मिथ आपने बना ली है कि ऐसा नहीं है ऐसा है, जो रूल्स रेगुलेशन के सहारे जो आप चल रहे हैं,
उनसे निजात दिलाने के लिए ये इतना डिटेल में इतना एनालाइज किया जाता है और इतना डिटेल में चीज़ों को बताया जाता है। जब एक बार आप 200-400-500 सेंटेंस इस तरह से आप घर पर कर लेंगे तो फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी, एग्जाम में कम टाइम लगेगा। 45 मिनट का अगर क्वेश्चन पेपर आपका है तो आप उसको 40 मिनट में, आधे घंटे में निपटाने का दम रखेंगे। फिलहाल आप इसको इतना करिए। ये छठा सेंटेंस हो गया आपका। 7वां सेंटेंस पर बात कर लेते हैं, 7वें इंप्रूवमेंट पर बात कर लेते हैं। ये लिखा है आपके सामने 7वां, थोड़ा लंबा है लेकिन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ही प्लीज्ड द डायरेक्टर्स एंड दिस कंप्लीटेड हिज रिपोर्ट इन गुड टाइम। देखिए, ही हो गया प्रोनाउन, सब्जेक्ट ही है, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट होने का तो यहां पर सवाल ही नहीं। ऑब्जेक्ट होता तो ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन इससे पहले लगी होती, कॉम्प्लीमेंट होता तो लिंकिंग वर्ब इससे पहले लगी होती। प्लीज्ड यहां पर लगी है मेन वर्ब और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है। ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, ट्रांजिटिव नेचर का एक्शन है। ट्रांजिटिव नेचर का एक्शन है तो अपने बाद क्या लेगा, अपने बाद लेगा ऑब्जेक्ट। और ये लिखा, ये जो नाउन फ्रेज लिखी है ऑब्जेक्ट, द डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स हो गया नाउन और द हो गया आर्टिकल। ये नाउन फ्रेज इस ट्रांजिटिव वर्ब का बन गई ऑब्जेक्ट। अब देखो आगे लगा हुआ है कंजंक्शन। ये जो कंजंक्शन है ना, ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन मैं लिख देता हूं यहां पे, आपको पता ही होगा। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन सेम ऑर्डर की, यानी कि को-ऑर्डर की, सेम ऑर्डर की, सेम रैंक की स्ट्रक्चर को जोड़ते हैं। मतलब वर्ब को वर्ब से जोड़ देंगे, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से, एडवर्ब को एडवर्ब से, नाउन को नाउन से, नाउन को प्रोनाउन से भी जोड़ देते हैं क्योंकि वो भी सेम फंक्शन में होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एडजेक्टिव को एडवर्ब से जोड़ दिया या एडवर्ब को प्रोनाउन से जोड़ दिया या प्रीपोजिशन को कंजंक्शन से जोड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। कंजंक्शन तो ये खुद ही है, कंजंक्शन को क्या जोड़ेंगे। फिलहाल आप इतना समझिए कि यहां पर जोड़ा जा रहा है दो क्लोजेस को। एक क्लोज तो आपकी ये हो गई, ही प्लीज द डायरेक्टर, और दूसरी क्लोज हो गई, दिस कंप्लीटेड हिज रिपोर्ट इन गुड टाइम। ठीक है, इस दूसरी क्लोज पे बात कर लेते हैं। दिस हो गया सब्जेक्ट, यहां पर कंप्लीटेड हो गई मेन वर्ब जो कि खुद एक एक्शन नेचर की वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में लगी है, ट्रांजिटिव वर्ब है और ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसका ऑब्जेक्ट ये लिखा है। दिस कंप्लीटेड हिज रिपोर्ट उस कंप्लीटेड ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। और इन गुड टाइम, इन गुड टाइम का मतलब होता है अर्ली। मैं यहां पर लिखवा देता हूं इसको अलग से, इन गुड टाइम एडवर्ब ऑफ टाइम फ्रेज है, एडवर्ब ऑफ टाइम फ्रेज है और इसका मतलब होता है अर्ली या विदाउट द रिस्क ऑफ डिले या लेट। अर्ली सीधे सीधे अर्ली समझो, इसका मतलब होता है अर्ली या बिना डिले के, रिस्क के बिना। मतलब ऐसा इस टाइम पे आपने कोई चीज कर दी कि विद इन टाइम कर दी, डिले का कोई रिस्क नहीं था उसमें, लेट होने का कोई उसमें रिस्क नहीं था। वापस जरा सेंटेंस पे आते हैं। अब देखो सेंटेंस को सिंटैक्टिकली आपने देखा तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है भाई। सब्जेक्ट लिखा हुआ है, ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, फिर कंजंक्शन के द्वारा दो क्लोजेस को जोड़ा गया है। फिर यहां पर ये दिस, चूंकि प्रोनाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है तो सब्जेक्ट बन सकता है, हालांकि डिटर्मिनर भी हो सकता है, लेकिन यहां पर प्रोनाउन बन रहा है तो यहां पर ये सब्जेक्ट हो गया। कंप्लीटेड मेन वर्ब यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब आ गई, दूसरी क्लोज की मेन वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट लिख रहा है और बाद में लिख रही है वो प्रीपोजिशनल फ्रेज जो कि एडवर्ब ऑफ टाइम फ्रेज बन रही है। तो सेंटेंस सिंटैक्टिकली तो सही है, लेकिन केवल सिंटैक्टिकली होना ही सही नहीं माना जाएगा, सिमेंटिकली भी सही होना चाहिए, मतलब मीनिंगफुल भी होना चाहिए। अगर आप कुछ बोल रहे हैं और वो मीनिंगफुल नहीं है, उसकी सिमेंटिक्स अगर सही नहीं है तो भी सेंटेंस को गलत ही माना जाएगा। भाई उसको बोलने का क्या मतलब है अगर वो मीनिंगफुल नहीं है तो। सिमेंटिक्स और सिंटैक्स दोनों को हमें हैंडल करना पड़ता है जब हम सेंटेंस इंप्रूवमेंट या कॉमन एरर या किसी भी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सिंटैक्स तो सही है लेकिन मीनिंगफुल नहीं है। ठीक है, देखो, ही प्लीज द डायरेक्टर्स एंड दिस कंप्लीटेड हिज रिपोर्ट इन गुड टाइम। आपको मैं एक चीज बताता हूं, यहां पर ये जो दिस प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन किसके लिए यूज किया गया है?
थिंग्स के लिए यूज़ किया जा सकता है, वो ठीक है, लेकिन इस सेंटेंस में दिस किसी थिंग के लिए यूज़ नहीं किया गया, किसी बुक या कार के लिए यूज़ नहीं किया गया। इस सेंटेंस में जो दिस है ये यूज़ किया गया है पूरे के पूरे एक स्टेटमेंट के लिए, एक पूरी की पूरी एक क्लोज के लिए, या पूरे के पूरे इस एक्शन के लिए। ठीक है, ही प्लीज द डायरेक्टर्स एंड दिस कंप्लीटेड हिज रिपोर्ट। अब मीनिंगफुल नहीं है, अपसर्ड मीनिंग के साथ है। प्लीज किया डायरेक्टर को उसने, और उसके डायरेक्टर को प्लीज करने से उसकी रिपोर्ट कैसे कंप्लीट हो गई। अगर आप चारों ऑप्शन को देखेंगे, यहां पर हमें ऑप्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप चारों ऑप्शंस को देखेंगे तो आप पहला ऑप्शन पढ़ने की कोशिश कीजिए, ही प्लीज द डायरेक्टर्स इन गुड टाइम एंड दिस कंप्लीटेड हिज रिपोर्ट। नहीं, ये तो उसी मीनिंग के जैसा है, उसी के सिमिलर मीनिंग के साथ है, बस इसमें क्या किया, इस एडवर्ब टाइम फ्रेज को उठाकर पहली वाली क्लोज के साथ जोड़ दिया, ऊपर सेंटेंस में आपके दूसरी वाली क्लोज के साथ जोड़ा हुआ था। लेकिन आप ये देखिए कि उसके डायरेक्टर को प्लीज करने से उसकी रिपोर्ट कैसे कंप्लीट हो गई। ये गलत है, ये भी गलत है, इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। दूसरा देखा, ही कंप्लीटेड हिज रिपोर्ट इन गुड टाइम एंड दिस प्लीज द डायरेक्टर्स। ये मीनिंगफुल लग रहा है कि उसने अपनी रिपोर्ट अर्ली कंप्लीट कर ली, मतलब विद इन टाइम उसने अपनी रिपोर्ट कंप्लीट कर ली, और उसका ये टाइम के अंदर अंदर रिपोर्ट को कंप्लीट करना डायरेक्टर को प्लीज कर गया। ठीक है, तो ये मीनिंग पर बेस्ड सेंटेंस है, सिंटैक्स तो इसका सही था, सिमेंटिक्स में प्रॉब्लम थी। इन गुड टाइम को आप इस वाली कंप्लीटेड हिज रिपोर्ट के साथ एडजस्ट करोगे और सेंटेंस को इस तरह से लिखा जाएगा। यहां पर आपको ऑप्शन पढ़कर देखने होंगे। ये नीचे वाला भी गलत है, ही प्लीज द डायरेक्टर्स एंड कंप्लीटेड हिज रिपोर्ट एंड दिस इन गुड टाइम, ये तो स्ट्रक्चर की वजह से ही गलत है। तीसरा ऑप्शन तो क्योंकि एंड कंजंक्शन से जोड़ा गया है, यहां पर इस वर्ब को और इस वर्ब को, और यहां पर दोबारा एंड कंजंक्शन लगा दिया, और अब इस एंड कंजंक्शन से किसको जोड़ा जा रहा है, दिस को। ये तो प्रीपोजिशनल फ्रेज है, इसको तो छोड़ दो, ये तो एडिशनल होती है खुद ही। तो यहां पर एंड कंजंक्शन से कंप्लीटेड को, प्लीज को, दिस को जोड़ा जा रहा है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, अभी तो बताया था मैंने, वर्ब को वर्ब से जोड़ेगा। यहां पर वर्ब को वर्ब से जोड़ रहा था, सही था। यहां पर दिस प्रोनाउन को कैसे जोड़ दिया, तो ये तो स्ट्रक्चर की वजह से गलत होगी। इन दोनों में, इन तीनों में अगर आप कंपैरिजन करके देखेंगे तो ये मीनिंगफुल है कि ही कंप्लीटेड हिज रिपोर्ट इन गुड टाइम एंड दिस प्लीज द डायरेक्टर्स, है ना। उसने ये जो एक्टिविटी कर ली इन गुड टाइम में, ये इस सारे सिनेरियो ने, इस सारी सिचुएशन ने, जो भी ये इंफॉर्मेशन है, इसके लिए दिस यूज किया जा रहा है, दिस यूज किया जा रहा है इस सारे इवेंट के लिए। इसने जो कंप्लीशन किया रिपोर्ट का गुड टाइम में, उसने प्लीज किया डायरेक्टर्स को। तो ये मीनिंग पर बेस्ड है, इसके लिए आपको जो है सेंटेंसेस पढ़ने पड़ेंगे। 8वें पर चल लेते हैं। द courtiers used to tell the king how efficient an administrator he was all day long। ठीक है, उसी तरह की अप्रोच हमारी रहेगी, वर्ड टू वर्ड। पहले एक बार सेंटेंस के सिंटैक्स को देख लेते हैं, फिर आगे देखेंगे कि मीनिंग में क्या रखा है। कोर्टियर्स हो गया एक नाउन और द हो गया आर्टिकल। अब ये जो पूरी नाउन फ्रेज बन रही है सेंटेंस में, या तो सब्जेक्ट हो सकती है, या ऑब्जेक्ट, या कॉम्प्लीमेंट। देखिए, मैं अपनी लाइफ में कितने सेंटेंस को हैंडल कर चुका हूं, कितनों को मैंने सीखा है, समझा है, और कितनों को मैंने सिखाया है, समझाया है। जब भी मेरे पास कोई सेंटेंस आता है तो मैं भले सी कहूँ ना, लेकिन मेरे दिमाग में ये बात आ जाती है कि अगर नाउन फ्रेज है तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट तीनों में से एक होगी। और आपके दिमाग में भी ये बात आ जानी चाहिए। फिर आपको ये पता करना पड़ेगा कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट में से ये इस सिचुएशन में क्या हो रही है। फंक्शन, शब्दों के फंक्शन ढूंढना सीखिए। अगर आप किसी वर्ड का फंक्शन देखते ही समझ गए किसी सेंटेंस में, तो उस फंक्शन के आधार पर उसको आप उसका पार्ट ऑफ स्पीच पता कर पाएंगे। और हर पार्ट ऑफ स्पीच की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उन प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से आप उसको हैंडल कर पाएंगे। और हर पार्ट ऑफ स्पीच या हर वर्ड का फंक्शन कुछ ऐसा होता है कि वो दूसरे वर्ड से किस तरह से कनेक्ट होना है, किस तरह से जुड़ना है। तो आप दूसरे शब्दों के साथ उसका रिलेशन देख पाएंगे। आप ये देख पाएंगे कि सेंटेंस की स्ट्रक्चर को ये कैसे प्रभावित कर रहा है
कैसे यहाँ पर चेंजेस आने हैं या कौन से चेंजेस आने चाहिए थे जो नहीं आए। तो यही सब तो देखना है आपको सेंटेंस में, और क्या, कुछ पहाड़ थोड़ी ना उखाड़ना है। द कोर्टियर्स आपके सामने नाउन फ्रेज लिखी हुई है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट में से कोई एक होगी। अब कॉम्प्लीमेंट ये हो नहीं सकती क्योंकि इससे पहले लिंकिंग वर्ब है नहीं। अब ट्रांजिटिव वर्ब भी नहीं लगी, प्रीपोजिशन भी नहीं लगी जो इसको ऑब्जेक्ट कह दे, फिर तो आप इसको सब्जेक्ट ही कंसीडर करेंगे। भाई देखो, मैं आपसे कह रहा हूं कि 3 संभावना है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होने की। ये जो नाउन फ्रेज आपके सामने लिखी है द कोर्टियर्स, या तो सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट हो सकती है। कॉम्प्लीमेंट होने के लिए इससे पहले लिंकिंग वर्ब नहीं लिखी, ऑब्जेक्ट होने के लिए इससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन भी नहीं लिखी, फिर तो ये निश्चित तौर पर ही सब्जेक्ट है। इतनी बात तो आगे हो गई, तो आगे चल लेते हैं। अब देखिए, जो यूज्ड टू लिखा हुआ है ये आपको पता है मोडाल है, पास्ट हैबिट को रिफर करने के लिए यूज होता है। पास्ट हैबिट्स को रिफर करने के लिए यूज टू को हम मोडाल के रूप में प्रयोग करते हैं। मोडाल जो होते हैं सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं, और मोडाल के बाद क्या आती है, मेन वर्ब आती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वो लिखी हुई है टेल। अब ये जो टेल है मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, दोबारा मैं एक एग्जाम्पल लिख के फटाक से इसको समझा देता हूं कि जो टेल वर्ब है आपकी डाई ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। डाई ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब अपने बाद 2 ऑब्जेक्ट लेती हैं। अब देखो, टेल वर्ब का आप बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि सर गलती जहां पर है वो बताओ ना। लेकिन जहां पर गलती है उस गलती को समझने के लिए कि ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों होना चाहिए, या कुछ और क्यों होना चाहिए, हमें सेंटेंस की पूरी स्ट्रक्चर को जानना समझना पड़ता है, और इसी में हमारा टाइम चला जाता है, और यही हमें टाइम लगाना है। हमारा टाइम चला नहीं जाता है, हम टाइम लगाते हैं। ये इन्वेस्टमेंट है, ये वेस्टेज नहीं है। वेस्टेज और इन्वेस्टमेंट में फ़र्क जानिए आप। देखिए, मैं क्या कह रहा आपसे, मैं कह रहा हूँ कि जो टेल है डाई ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। डाई ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब वो वर्ब होती हैं जो अपने बाद 2 ऑब्जेक्ट ले लेती हैं। एक ऑब्जेक्ट होगा पर्सन और दूसरा ऑब्जेक्ट होगा थिंग्स। थिंग्स या कोई इंफॉर्मेशन होगी, टेल के केस में वो एक इंफॉर्मेशन होगी। जैसे मैंने लिखा, सी टोल्ड हर फादर दैट सी was hungry। ठीक है, सी टोल्ड हर फादर डैट सी was hungry। अब देखिए, जो टोल्ड है, मैंने क्या कहा अभी आपसे, डाई ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। डाई ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब वो वर्ब होती है जो अपने बाद 2 ऑब्जेक्ट लेती हैं। पहला ऑब्जेक्ट रहा इसका ये हर फादर, कौन है, पर्सन। ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट नंबर 1। इसको कहा जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम इसको कह देते हैं। और दूसरा ऑब्जेक्ट रहा इसका डैट सी वाज हंग्री। डैट सी वाज हंग्री टोल्ड का दूसरा ऑब्जेक्ट है। ये जो पूरी की पूरी क्लोज है इसका दूसरा ऑब्जेक्ट बन रही है। किससे बताया या किससे टोल्ड किया और क्या टोल्ड किया, है ना। तो ये जो हर फादर है पर्सन, ये हुम का रिप्लाई होता है। हुम किससे बताया, और ये दैट सी वाज हंग्री है, ये व्हाट का रिप्लाई होता है। अब देखिए, हुम का रिप्लाई है, व्हाट का रिप्लाई, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आप अभी आपको क्लियर कर दूंगा। फिलहाल आप इतना समझिए कि अगर ये पूरी की पूरी क्लोज इसका ऑब्जेक्ट हो रही है, तो ऑब्जेक्ट तो नाउन या प्रोनाउन ही हो सकते हैं। अब प्रोनाउन का यहाँ पर स्कोप नहीं, नाउन ही कंसीडर करना पड़ेगा। तो आप इसे मानकर चलेंगे कि ये लिखी हुई है आपके सामने नाउन क्लोज। अब चूंकि 2 क्लोज थी तो मैं डैट कंजंक्शन से जोड़ना पड़ा। देखो, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप किसी से कहो, मान लो कि ये सेंटेंस आपने कहा, इतना सेंटेंस आपने अपने किसी मित्र से कहा, या मैंने आपसे कहा सी टोल्ड, तो सी टोल्ड सुनते ही आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, व्हाट। मैंने आपसे कहा सी टोल्ड, आप पूछोगे व्हाट। तो आप जैसे ही मैं आपसे सी टोल्ड कह रहा हूं, आपके दिमाग में व्हाट से रिलेटेड क्वेश्चन मार्क बन रहा है। व्हाट से रिलेटेड क्वेश्चन आपके दिमाग में उत्पन्न हो रहा है,
और वो इसलिए क्योंकि जब मैंने सी टोल्ड बोला तो मैंने कंप्लीट मीनिंग को कन्वे ही नहीं किया, और जिस मीनिंग को मैंने अधूरा छोड़ दिया वो था व्हाट का मीनिंग, और वो आपने पूछ लिया। आपको व्हाट का मीनिंग या व्हाट का जवाब जानने की जरूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि इस सेंटेंस ने या इस वर्ब ने कंप्लीट मीनिंग को कन्वे किया ही नहीं। मैंने आपसे कहा उसने बताया, तो आप कहोगे ना अरे उसने क्या बताया और किसको बताया। क्या कह रहे हो आप, क्या बताया उसने, यही तो कहोगे, यही तो कहते हो आप। आपसे आपका दोस्त आगे कहे यार उसने बता दिया, तो आप पूछते हो यार क्या बता दिया। ठीक है, ये मैं आपको इनफॉर्मल चीज़ें समझा रहा हूँ बिल्कुल बेसिक से। तो ये वो वर्ब्स होती हैं जिनके बाद व्हाट के रिप्लाई की आवश्यकता होती है, और अगर व्हाट का रिप्लाई मैंने नहीं दिया तो सुनने वाला जो लिसनर है वो एक कंप्लीट मीनिंग को नहीं पकड़ पाएगा, एक कंप्लीट मीनिंग उसके पास नहीं जाएगा, और वो पूछेगा उधर से कि क्या व्हाट के मीनिंग के बारे में वो क्वेश्चन करेगा, पूछेगा कि यार क्या क्या बताया गया, क्या टोल्ड किया गया। तो उस व्हाट के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए ही यहाँ पर एक नाउन हमें लिखना पड़ता है, और ये जो है डैट शी वाज हंग्री, ये उस व्हाट का मीनिंग ही है। अगर मैं यहाँ पर लिख देता शी टोल्ड डैट शी वाज हंग्री, तो अब ये कंप्लीट मीनिंग के साथ है। लेकिन हाँ ये सेंटेंस सही है, लेकिन टोल्ड एक डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, तो उसके साथ ये भी लगाया जा सकता है। ठीक है, हर फादर डैट शी वाज हंग्री, इतना समझिए आप बात को। या ये ऐसी वर्ब है जो दोनों ऑब्जेक्ट ले लेती है, जबकि जो सैड वर्ब है वो अपने बाद दो ऑब्जेक्ट नहीं ले सकती। आप जब भी लिखोगे सी सैड हर फादर डैट सी वाज हंग्री, तो यहां पे आपको टू लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि ये सैड है, ये डाई ट्रांजिटिव नहीं है, ये मोनो ट्रांजिटिव है। मोनो ट्रांजिटिव मतलब एक ही ऑब्जेक्ट लेती है अपने बाद, और वो ले लिया इसने डैट शी वाज हंग्री। तो वापस आते हैं क्वेश्चन पर। ये जो टोल्ड आपके सामने वर्ब लिखी हुई है ये डाई ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। पहला ऑब्जेक्ट तो ले लिया इसने द किंग को, ऑब्जेक्ट नंबर 1, यानी कि वो पर्सन के रूप में, और दूसरा ऑब्जेक्ट है इसका हाउ इफिशिएंट एन एडमिनिस्ट्रेटर ही वाज ऑल डे लॉन्ग। ये पूरी की पूरी क्लोज हाउ इफिशिएंट एन एडमिनिस्ट्रेटर ही वाज ऑल डे लॉन्ग, ये पूरी की पूरी क्लोज टेल का दूसरा ऑब्जेक्ट है, यानी कि व्हाट का रिप्लाई। इतनी बात यहां तक हो गई है, आगे देख लेते हैं। ठीक है, टेल हो गई आपकी डाई ट्रांजिटिव वर्ब, और इसके बाद दो ऑब्जेक्ट, एक ये हो गया और एक आगे लिखी हुई क्लोज। अब ये क्या लिखा हुआ है, हाउ क्या लिखा हुआ है। देखिए हाउ होता है एडवर्ब, इस एडवर्ब के बारे में 2-3 सेंटेंस समझ लेते हैं। 5 मिनट जरा इस एडवर्ब हाउ पे बात कर लेते हैं। देखिए जो हाउ होता है ये एडवर्ब मैनर होता है, इसका जो फंक्शन होता है वो एडवर्ब मैनर होता है, और इंटेरोगेटिव वर्ड होता है, इंटेरोगेट करने के लिए पूछा जाता है, लेकिन होता है एडवर्ब मैनर है। जबकि बाकी जो WH वर्ड है हु, हुम, विच, ये क्या है, प्रोनाउन है तो इंटेरोगेटिव ही, इंटेरोगेटिव नेचर के हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। और एक है हमारे पास वेयर और वाई, तो वाई को कहा जाता है एडवर्ब ऑफ रीजन, और वेयर को कहा जाता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। यही तो वर्ड है जो इंटेरोगेशन के लिए पूछे जाते हैं। इन्हीं में से एक है हाउ, जिसको एडवर्ब मैनर कंसीडर किया जाता है और इंटेरोगेशन के लिए पूछा जाता है। और सेंटेंस में आप यूज कैसे करोगे इसका, हाउ डज इट वर्क। आपने कोई कंप्यूटर लिया या कोई मोबाइल लिया या कोई आपने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या कुछ भी लिया, आपने पूछ लिया हाउ डज इट वर्क। या मेरे हाथ में ये पेन है, मैं पूछ रहा हूँ हाउ डज इट वर्क, तो मैं क्या पूछ रहा हूँ, इसका मैनर तो पूछ रहा हूँ कि किस मैनर में ये फंक्शन करता है, किस मैनर में ये काम करता है। तो यहाँ पर मैं, हालांकि इंटेरोगेटिव एडवर्ब इसको कहा जा सकता है क्योंकि इंटेरोगेट करने के लिए पूछा जा रहा है, लेकिन इंटेरोगेटिव एडवर्ब, इंटेरोगेशन सिर्फ इसकी एक आइडेंटिटी है, एक कैटेगरी है, क्योंकि इंटेरोगेट करने के लिए पूछा जा रहा है। हालांकि इंटेरोगेट किया किस चीज को चाह रहा है, मैनर को ही तो इंटेरोगेट किया जा रहा है, इसलिए इसको कहा जाता है एडवर्ब मैनर।
ठीक है, इससे सेंटेंस स्टार्ट हुआ, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया मेन वर्ब। ये इसका एक फंक्शन हो गया, एक काम हो गया हाउ का। इसके अलावा हाउ एक दो मीनिंग में और आ जाता है, मैं वो भी बता देता हूं। मैं यहां पर मुख्य मुख्य मीनिंग आपको बता देता हूं जो आपके इस सेंटेंस से रिलेवेंट है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, हाउ हैंडसम या हाउ ब्यूटीफुल इज सी। अब देखो यहां पर ये जो ब्यूटीफुल है ये एडजेक्टिव है, और ये जो हाउ है ये एडवर्ब है। अब ये एडवर्ब इस ब्यूटीफुल एडजेक्टिव के को मॉडिफाई करने के लिए लगाया गया है, इसीलिए उससे पहले लिखा है हाउ ब्यूटीफुल इज शी। तो ये जो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है इसकी डिग्री को, स्कोप को, इंटेंट को बताने के लिए लगाया गया है। तो यहां पर हाउ एडवर्ब मैनर नहीं है, यहां पर हाउ एडवर्ब ऑफ डिग्री है। आप इतनी बात समझिए। और एक चीज और आपको मैं बता देता हूं, यहां पर ये जो इज लगी हुई है ये तो लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब अपने बाद क्या लेती हैं, कॉम्प्लीमेंट लेती हैं। और ये हो गया सब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव की स्ट्रक्चर लिखी हुई है ना, मेन वर्ब पहले आ गई, सब्जेक्ट बाद में। तो लिंकिंग वर्ब है इज, तो यहां पर वो अपने बाद कॉम्प्लीमेंट लेती है, और ये कॉम्प्लीमेंट बन गया उसका ब्यूटीफुल। तो ये जो हाउ जो लगाया गया है ये इस ब्यूटीफुल की डिग्री को बताने के लिए लगाया गया है, डिग्री को पूछने के लिए लगाया गया है कि क्या स्कोप है, क्या उसकी इंटेंसिटी है। तो यहां पर आप हाउ को एडवर्ब मैनर नहीं कह सकते, अब इसको एडवर्ब डिग्री कंसीडर करना पड़ेगा। और यहां पर हाउ होता है टू व्हाट एक्सटेंट के मीनिंग में, टू व्हाट एक्सटेंट के मीनिंग को रिफर करता है, मीनिंग को रिफर करता है। जैसे अगर आप इसका आंसर लिखेंगे, क्वेश्चन आंसर आ जाए अगर ये 7वीं 8वीं की क्लास में, तो अगर आप इसका आंसर लिखेंगे तो आप क्या कहेंगे, सी इज वेरी ब्यूटीफुल, यही तो लिखेंगे आप। तो सी इज हो गई लिंकिंग वर्ब, ब्यूटीफुल हो गया एडजेक्टिव, और ये वेरी क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है। ये वही एडवर्ब ऑफ डिग्री है वेरी जो हाउ के रिप्लाई में लगाया गया है। तो हाउ भी यहां पर क्या था, एडवर्ब डिग्री के फंक्शन में ही था। वो हमेशा एडवर्ब मैनर के फंक्शन में उसकी कुंडली में नहीं लिख दिया है ग्रामरियन ने कि वो एडवर्ब मैनर ही रहेगा, यहां पर वो एडवर्ब डिग्री बन गया, और उसको रिप्लेस किया यहां पर वेरी ने आपके आंसर में। तो अब वेरी भी एक एडवर्ब डिग्री है, इसकी डिग्री बताने के लिए आया है, इसकी अमाउंट बताने के लिए आया है। हाउ ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, यानी कि टू व्हाट एक्सटेंट के मीनिंग को रिफर करता है कि कितनी इंटेंसिटी है, कितना स्कोप है। जैसे मैं लिख सकता हूं एक सेंटेंस आपके सामने, हाउ मच मनी डू यू हैव, हाउ मच मनी डू यू हैव। मनी नाउन हो गया, मच हो गया इसके लिए एडजेक्टिव, और हाउ हो गया एडवर्ब इस मच के लिए। एडजेक्टिव या डिटर्मिनर कंसीडर कर सकते हैं आप इसको। डू हो गया यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, यू हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया मेन वर्ब। अब ये जो मेन वर्ब है ये तो एक्शन नेचर की है, ये जो मेन वर्ब है ये तो एक एक्शन नेचर की है, और एक्शन में भी कैसा है, ट्रांजिटिव एक्शन है, और ट्रांजिटिव एक्शन है तो अपने बाद ऑब्जेक्ट चाहिए। कहाँ है वो ऑब्जेक्ट, ये लिखा हुआ है, ये नाउन फ्रेज लिखी हुई है आपके सामने। ये नाउन हो गया, इस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए ये डिटर्मिनर आ गया, और ये एडवर्ब आ गया डिटर्मिनर को मॉडिफाई करने के लिए। और यहाँ पर ये क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है, यहाँ पर कोई मैनर एरर नहीं पूछा जा रहा है, डिग्री पूछी जा रही है। जैसे मैं एक सेंटेंस आपके सामने लिखूं, हाउ ओल्ड सी इज। एक सेंटेंस मैंने लिखा आपके सामने, हाउ ओल्ड इज शी। दोनों सेंटेंस में डिफरेंस पता चल रहा है क्या आपको? चलना चाहिए, नहीं पता चल रहा है तो चलना चाहिए डिफरेंस। भैया देखो यहां पर मैंने क्या लगाया गया है, एक्सक्लेमेशन,
यहाँ पर क्या लगाया मैंने, इंटेरोगेशन, मतलब यहाँ पर इंटेरोगेट किया जा रहा है, यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी साइन है, एक्सक्लेमेटरी मार्क है, तो यहाँ पर एक्सक्लेमेशन की बात हो रही है। अब देखो हाउ का फंक्शन तो सेम ही रहा, लेकिन हमने सेंटेंस की स्ट्रक्चर चेंज कर दी। यहाँ पर हम इन्वर्जन फॉर्म यूज कर रहे हैं, यहाँ पर हमने एक नॉर्मल सिंपल स्ट्रक्चर को यूज किया है, पहले सब्जेक्ट फिर उसके बाद लिंकिंग वर्ब, यहाँ आपने पहले लिंकिंग वर्ब यानी कि मेन वर्ब को यूज कर दिया फिर सब्जेक्ट को। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये एक इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट है, ये एक्सक्लेमेशन है। अब यहाँ पर ये जो हाउ यूज किया गया है ये यूज किया गया है ओल्ड के लिए, यहां पर भी ये हाउ ओल्ड के लिए, ओल्ड एडजेक्टिव है, इन एडजेक्टिव के लिए यूज किया जा रहा है। यहां पर तो हाउ टू व्हाट एक्सटेंट को पूछने के लिए यूज किया गया है, टू व्हाट एक्सटेंट, यहां पर इंटेरोगेशन है ना, तो इसके मीनिंग में भी इंटेरोगेटिव नेचर का मीनिंग छुपा होगा। हाउ यहां पर टू व्हाट एक्सटेंट के मीनिंग को रिफर कर रहा है, टू व्हाट एक्सटेंट पूछने के लिए कि वो कोई कितनी ओल्ड है। तो आप इसके रिप्लाई में लिख सकते हो सी इज वेरी ओल्ड, ये लिख सकते हो। लेकिन यहां पर ये जो हाउ है ये तो किसी क्वेश्चन के लिए किया ही नहीं गया है, यहां तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, यहां तो एक्सक्लेमेशन है। तो हाउ को एडवर्ब ऑफ डिग्री को, हाउ को एक एडवर्ब ऑफ डिग्री की तरह, हाउ को एक एडवर्ब डिग्री की तरह यूज कर लिया जाता है किसी एडजेक्टिव को या किसी एडवर्ब को एम्फेसाइज करने के लिए। एम्फेसाइज का मतलब जोर देने के लिए, ठीक है। हाउ ओल्ड शी इज, मतलब यहां पर क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, हमें पता है कि वो ओल्ड है, 60 की है या 80 की है या 90 की है, बस हमें उसको एम्फेसाइज करने के लिए, उसको उस पर जोर देने के लिए, उसकी इस क्वालिटी पर जोर देने के लिए हमने कह दिया हाउ ओल्ड शी इज, ठीक है। तो यहां पर इसको इस एडजेक्टिव की डिग्री पर एम्फेसाइज करने के लिए, जोर देने के लिए हमने इस हाउ एडवर्ब डिग्री को लगा रखा है। यहां पर कोई इंटेरोगेशन नहीं है, ठीक है, और दोनों ही सेंटेंस सही है। वापस आते हैं जरा, अब देखो क्यों मैं इतना खोल के बताता हूं। एक तो ये कि मैंने चूंकि चीजों को इतनी गहराई से समझा है तो मुझे इतनी गहराई से समझाने की आदत है। फिर दूसरी बात ये कि मैं आपको एक वाकई में एक ऐसी लर्निंग देना चाहता हूं कि जिसको पाकर आप धन्य हो जाएं, आपको फिर इधर उधर परेशान रहने की जरूरत ना पड़े। ऐसा ना हो कि आपने 6 महीने मेहनत करके इंग्लिश पढ़ ली, सेंटेंस आपसे फिर भी हो नहीं रहे, फिर भी वही एवरेज मार्क्स आ रहे हैं, ये चीज अच्छा नहीं लगेगा। ये चीज मतलब केवल जो है लर्निंग तो तभी कंप्लीट मानी जाती है जब वो आपको इंप्रूव करती है। केवल इंफॉर्मेशन को दिमाग में डाल लेना और खुद को मेमोरी कार्ड बना लेना, ऐसे तो फिर ऐसे स्टूडेंट्स को तो फिर मेमोरी कार्ड ही कहा जाता है। समझ बड़ी चीज है, समझ गए अगर आप, तो आप ऐसी जगह भी अपना दिमाग लगा सकते हैं जो हमारे डिस्कशन, कुछ चीजें अगर हमारे डिस्कशन से रह भी जाएंगी, पहली बात तो रहेंगी नहीं, बहुत बड़ी जर्नी है, अभी काफ़ी सेंटेंसेस बचे हैं, अगर कुछ चीज़ें हमारे आपके दायरे से छूट भी जाएंगी तो भी आप खुद का दिमाग वहाँ पर लगा सको। भाई आपको अगर लर्निंग दी जा रही है किसी चीज़ की तो इसका मतलब आप कॉम्पिटेंट हो, आप अपना दिमाग लगा सकते हो, आपके दिमाग को डेवलप करना ही तो लर्निंग है। तो यहाँ पर मैं आपसे कह रहा था कि ये जो हाउ लगा हुआ है, आप बता सकते हैं कि क्या इंटेरोगेशन के लिए लगा हुआ है? क्या कोर्टियर्स ने इंटेरोगेट किया है किंग को, तो उस इंटेरोगेशन के लिए हाउ लगा हुआ है? देखिए कोर्टियर्स, पहली बात तो बेसिक सेंस ये है कि कोर्टियर्स किंग को इंटेरोगेट कर नहीं सकते हैं, और दूसरी बात यह है कि अगर इंटेरोगेट करने की बात आती तो टेल की जगह आस्क लगा होता। इंटेरोगेशन के लिए वर्ब आस्क यूज करते हो आप, तो इंटेरोगेशन तो है नहीं, फिर हाउ को क्यों यूज किया जा रहा है? हाउ को यूज किया जा रहा है एम्फेसाइज करने के लिए इस एडजेक्टिव को। एफिशिएंट लगा हुआ है ये एडजेक्टिव, और ये एडजेक्टिव क्यों लगा हुआ है? ये एडजेक्टिव लगा हुआ है इस नाउन फ्रेज के लिए, एन एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। एडमिनिस्ट्रेटर नाउन हो गया, एन हो गया आर्टिकल, तो ये जो नाउन फ्रेज लगी हुई है इस नाउन फ्रेज के लिए पूरे के लिए एडजेक्टिव आ गया, और हाउ लग गया इसके लिए एडवर्ब। तो जो कोर्टियर्स थे, जो उसके कोर्ट में थे किंग के, वो उसको यही तो बताते थे, वो डिग्री को एम्फेसाइज किया जा रहा, हाउ एफिशिएंट यू आर, हाउ एफिशिएंट यू आर, है ना, हाउ एफिशिएंट एन एडमिनिस्ट्रेटर यू आर, वो यू आर कहते होंगे, फिर जब इसको इनडायरेक्ट किया गया तो ही वाज कर दिया गया कन्वर्ट करके। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या लगी हुई है, असर्टिव क्लोज लगी हुई है।
पहली बात तो ये एक सबऑर्डिनेट क्लोज है, तो सबऑर्डिनेट क्लोज तो असर्टिव में ही बनती है। लेकिन अगर ये सबऑर्डिनेट क्लोज ना होती, अगर मैं इतने को इंडिपेंडेंट लिखता, हाउ एफिशिएंट एन एडमिनिस्ट्रेटर ही वाज, तो भी मैं इसको असर्टिव में ही लिखता, क्योंकि ये इंटेरोगेशन तो कोई है नहीं। ही हो गया प्रोनाउन, उस किंग के लिए यूज किया जा रहा है सब्जेक्ट बनकर। वाज हो गया लिंकिंग वर्ब, और इस लिंकिंग वर्ब का कॉम्प्लीमेंट हो गया पूरा ये, हाउ एफिशिएंट एन एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है। ऑल डे लॉन्ग क्या लगा है? ऑल डे लॉन्ग के बारे में मैं आपको बता देता हूं। ऑल डे लॉन्ग के बारे में बात कर लेते हैं, 2 मिनट का टाइम लूंगा, इससे ज्यादा मैं लूंगा नहीं। ऑल डे लॉन्ग या ऑल डे भी लिखा आ सकता है इसकी जगह। ये दोनों की दोनों क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम फ्रेज है, और इसका मतलब है एंटायर डे। इसी तरह से आपके सामने लिखा हुआ आ सकता है ऑल नाइट लॉन्ग या फिर ऑल नाइट। तो इसका मतलब क्या है? एंटायर नाइट। एंटायर नाइट की बात की जा रही है। कोई काम अगर ऑल डे लॉन्ग चला तो मतलब वो पूरे दिन ही चला, कोई काम अगर ऑल नाइट लॉन्ग चला तो वो पूरी रात ही चला। वापस आते हैं सेंटेंस पर। तो ऑल डे लॉन्ग को लगाया गया है इस वाली क्लोज के साथ, हाउ एफिशिएंट एन एडमिनिस्ट्रेटर ही वाज ऑल डे लॉन्ग। जबकि ऑल डे लॉन्ग का सही मीनिंग आना चाहिए इस वाली क्लोज के साथ, कि वो पूरे दिन उसके कोर्टियर्स किंग को यही बताते रहते थे कि हाउ एफिशिएंट एन एडमिनिस्ट्रेटर ही वाज, है ना। ऑल डे लॉन्ग का, एंटायर डे का जो मीनिंग है, इस एडवर्ब टाइम फ्रेज का जो मीनिंग है, इसके साथ ज़्यादा सुटेबल है। चलो ठीक है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हैं ना, ऑप्शन दिए हैं हमें, ऑप्शन पर देख लेते हैं, ऑप्शन को देख लेते हैं। सेंटेंस सिंटैक्टिकली सही है, बस ऑल डे लॉन्ग का मीनिंग इस वाली क्लोज के साथ जच नहीं रहा। ओके, देख लेते हैं। द कोर्टियर्स ऑल डे लॉन्ग यूज टू टेल द किंग। देखिए पूरा सेंटेंस यही रखा है, बस ऑल डे लॉन्ग को उठाकर मोडाल से पहले लगा दिया गया है। देखिए ऑल डे लॉन्ग जो है वो एक एडवर्ब ऑफ टाइम फ्रेज है, और एडवर्ब ऑफ टाइम फ्रेज को लगाया जाता है मेन वर्ब के बाद में, और मेन वर्ब है आपकी टेल, और टेल है ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब। तो ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब के बाद तो उसका ऑब्जेक्ट आएगा, उस ऑब्जेक्ट के बाद यहां पर लगाया जा सकता है। देखो हो क्या रहा है, ये जो ऑल डे लॉन्ग है ये एक्चुअली में इसी वर्ब के लिए लगाया गया है, टेल वर्ब के लिए ही लगाया गया है। ये जो एडवर्ब टाइम है ऑल डे लॉन्ग, टेल वर्ब के लिए ही लगाया गया है। लेकिन चूंकि टेल वर्ब हमारी डाइट्रांजिटिव नेचर की थी, तो उसने पहला ऑब्जेक्ट ले लिया ये, और दूसरा ऑब्जेक्ट ले लिया इसने इतना बड़ा, हाउ एफिशिएंट एन एडमिनिस्ट्रेटर ही वाज। तो उन्होंने सही किया है, ऑल डे लॉन्ग को ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद लगाया जाना चाहिए, और उन्होंने ट्रांजिटिव वर्ब के दोनों ऑब्जेक्ट के बाद ही ऑल डे लॉन्ग को लगाया है। लेकिन जो ट्रांजिटिव वर्ब है टेल, डाई ट्रांजिटिव वर्ब, उसका दूसरा ऑब्जेक्ट है हाउ एफिशिएंट एन एडमिनिस्ट्रेटर ही वाज, जो कि पूरी की पूरी एक क्लोज है। तो अगर उस क्लोज के बाद, इतने बड़े ऑब्जेक्ट के बाद हमने ऑल डे लॉन्ग को लगाया, तो ऑल डे लॉन्ग का मीनिंग इस वाली क्लोज के साथ ऐड नहीं हो गया। वो बात आपकी सही है कि एडवर्ब टाइम को ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद लगाया जाना चाहिए। जैसे मैं कहूं शी वांटेड एन आइसक्रीम, शी वांटेड एन आइसक्रीम। अब आपके पास एक एडवर्ब टाइम है यस्टरडे, यस्टरडे एडवर्ब ऑफ टाइम है, फेमस, मोस्ट फेमस, आप सब जानते हैं। तो आप यस्टरडे को कहां लगाओगे? यस्टरडे है एक एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। आप यस्टरडे की जगह चलो ऑल डे लॉन्ग ही लिख लो। अरे ऑल डे लॉन्ग पसंद आ रहा है ना आपको, ऑल डे लॉन्ग ही लिख लो। तो आपके पास ऑल डे लॉन्ग, या चलो कुछ के पास यस्टरडे एडवर्ब ऑफ टाइम है, और आपको इस सेंटेंस में फिट करना है। तो इस सेंटेंस में आप कहां लगाओगे? एडवर्ब ऑफ टाइम मेन वर्ब से पहले तो आते नहीं है, मेन वर्ब से पहले आती है एडवर्ब फ्रीक्वेंसी।
तो ऑल डे लॉन्ग को या यस्टरडे को आप यहां तो लगा नहीं सकते। यहां पर है ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब। ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब ट्रांजिटिव इसीलिए है भैया क्योंकि उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा जाना है। तो ट्रांजिटिव वर्ब के और ऑब्जेक्ट के बीच में अगर आपने ऑल डे लॉन्ग या यस्टरडे या किसी भी एडवर्ब टाइम को लिख दिया या किसी भी और वर्ड को लिख दिया तो आपने वांटेड की ट्रांजिटिविटी को रिस्क में नहीं डाल दिया, उसकी ट्रांजिटिविटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर दिया। तो इसलिए ये कहा जाता है कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट आना चाहिए और उसके बाद आप एडवर्ब टाइम लिखिए, एडवर्ब प्लेस लिखिए, एडवर्ब मैनर लिखिए या कोई प्रीपोजिशनल फ्रेज लगाइए, आपकी मर्जी, लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो यहां पर भी उस एग्जामिनर ने किया तो वही है, डाई ट्रांजिटिव वर्ब के दोनों ऑब्जेक्ट के बाद ही ऑल डे लॉन्ग एडवर्ब टाइम को लगाया गया है। लेकिन बदकिस्मती से आपका जो दूसरा ऑब्जेक्ट है टेल डाई ट्रांजिटिव वर्ब का, हाउ एफिशिएंट एन एडमिनिस्ट्रेटर ही वाज, ये एक क्लोज है। अगर इस क्लोज के बाद में इस एडवर्ब टाइम को लगाया तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि इस एडवर्ब टाइम का मीनिंग या इस एडवर्ब का मीनिंग इस वाली क्लोज के मीनिंग के साथ ऐड हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम इस ऑल डे लॉन्ग को कहां लगाएं? मोडाल से पहले तो लगा नहीं सकते, गलत हो जाएगा। मोडाल के बाद तो आते ही नहीं है, आते तो ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद ही हैं। दूसरे सेंटेंस में देखा, यूज्ड को और टू को स्प्लिट कर दिया, तो अब तो वो मोडाल ही नहीं रहा, ये गलत हो गया। यूज्ड के और टू के बीच में थोड़ी ना ऑल डे लॉन्ग लगा देंगे, फिर कहाँ लगाना चाहिए? फिर हमें यही वाला ऑप्शन सही करना पड़ेगा। यूज्ड टू एक मोडाल हो गया, टेल हो गई डाई ट्रांजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आ गया उसका ऑब्जेक्ट, फिर ऑल डे लॉन्ग को हमें यहीं पर लगाना पड़ेगा, एडवर्ब टाइम को यहीं पर लगाना पड़ेगा और फिर ये दूसरा ऑब्जेक्ट आ गया यहां पर। हाँ, अभी भी आप ये कह सकते हो कि सर अभी भी तो आपने वही किया, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट लिखा और दूसरा ऑब्जेक्ट आना चाहिए था, तभी तो वो ट्रांजिटिव थी, और आपने दूसरे ऑब्जेक्ट को बाद में लिख के बीच में एडवर्ब टाइम घुसा दिया और यहां पर वही चीज करने के लिए आप मना कर रहे थे। वो बात सही है आपकी कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट आना चाहिए और एडवर्ब टाइम को लिखना है तो बाद में लिखो, लेकिन एडवर्ब टाइम को हमने बाद में लिख के देखा तो स्ट्रक्चर हमारी और ज्यादा खराब हो गई, उसका मीनिंग अब इस वाली क्लोज के साथ ऐड हो गया। तो हाँ, ये बहुत अच्छी बात नहीं है कि ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट न लिखकर हमने एक एडवर्ब टाइम को लिख दिया, ये बहुत अच्छी ग्रामर तो नहीं है, बहुत अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन इस वाले ऑप्शन से बेटर है। अब कम से कम इसका मीनिंग तो उस क्लोज के साथ, उस वर्ब के साथ है। तो ये हमें करना पड़ता है, ये हमारी मजबूरी है, हमें ट्रांजिटिव वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट न लिख के यहाँ पर एडवर्ब टाइम लगाना पड़ता है, हमारी मजबूरी है। कहीं और लिखेंगे तो मीनिंगफुल नहीं होगा, जस्टिफाइबल नहीं होगा और ऑब्जेक्ट को फिर हमें बाद में लिखना पड़ता है। ऐसे आपके सामने बहुत स्ट्रक्चर आएंगे, इसलिए मैंने इतना खोलकर इतना चीज़ों को समझाया है। बार बार आपको ऐसे एरर आएंगी, ऐसे कॉमन एरर मिलेंगी, ऐसे सेंटेंस इंप्रूवमेंट मिलेंगे कि यहाँ पर कोई डाई ट्रांजिटिव वर्ब होगी या कोई ट्रांजिटिव मोनो ट्रांजिटिव भी होगी जो अपने बाद एक ऑब्जेक्ट लेती है, लेकिन ऑब्जेक्ट जो होगा एक क्लोज होगी, तो किसी एडवर्ब को लगाना होगा तो वो क्लोज के बाद लिखा हुआ होगा। तो आप ये देखेंगे कि ये एडवर्ब अगर इस क्लोज के बाद लिखा है तो इस एडवर्ब का मीनिंग इस क्लोज में ऐड होने के चांसेस रहते हैं, और वही हुआ, ऑल डे लॉन्ग का मीनिंग इस वाली क्लोज में ऐड हो गया, जबकि लिखी थी ये टेल के लिए। तो अगर ये टेल के लिए लिखी थी तो इसको इस क्लोज के साथ लिखो, और इस क्लोज के साथ लिखने के लिए हमने ऑल डे लॉन्ग को यहां लगाया। बहुत अच्छा स्ट्रक्चर तो हमें अभी भी नहीं मिला, क्योंकि ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब के साथ डाई ट्रांजिटिव नेचर के वर्ब के साथ दो ऑब्जेक्ट होने चाहिए थे। पहला ऑब्जेक्ट तो लिख दिया, लेकिन दूसरा ऑब्जेक्ट खिसक के बाद में पहुंच गया एडवर्ब के बाद में, लेकिन ये एक्सेप्टेबल है, वो एक्सेप्टेबल नहीं था। 8वां सेंटेंस हो गया आपका ये। 9वें सेंटेंस पर चलते हैं। एवरी सैटरडे आई गो आउट फॉर शॉपिंग। देखिए सैटरडे हो गया नाउन और एवरी लग गया इसके लिए डिटर्मिनर। एवरी जब किसी भी टाइम के साथ लिखा जाता है, चाहे आप लिख दो एवरी
वीक, चाहे आप लिख दो एवरी मंथ, चाहे आप एवरी ईयर लिख दो, चाहे आप एवरी डे लिख दो, चाहे आप एवरी नाइट लिख दो, चाहे आप लिख दो एवरी संडे, चाहे आप लिख दो एवरी होली, होली अभी आने वाली है, चाहे आप लिख दो एवरी होली, एवरी दिवाली लिख दो, एवरी दिवाली। एवरी किसी भी नाउन के साथ जब आता है, और किसी भी नाउन के साथ नहीं, किसी भी ऐसे नाउन के साथ जो किसी टाइम को या किसी डेट को रिफर करते हैं, ऐसे नाउन के साथ जब आता है तो वो जो पूरी की पूरी फ्रेज है वो पूरी की पूरी फ्रेज बन जाती है एडवर्ब ऑफ टाइम, या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की तरह भी ली जा सकती है। ठीक है, ऐसी एडवर्ब बन जाती है जो टाइम और फ्रीक्वेंसी दोनों को रिफर कर देती है, दोनों को नोटिफाई कर देती है। टाइम को तो कम ही करेगी, फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा करेगी, क्योंकि एवरी वीक अगर आपने लगा दिया तो एवरी वीक का तो मतलब यही हो गया कि इस वीक को भी कोई चीज़ हुई, इस वीक को भी, इस वीक को भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर वीक को कोई ना कोई चीज़ हो रही है, तो फ्रीक्वेंट एक्शन हो गया है, फ्रीक्वेंट नेचर की एक्टिविटी को रिफर कर देती है। तो ये बन जाती है एडवर्ब फ्रीक्वेंसी, एवरी सैटरडे। ग्रामरियन इसको एडवर्ब टाइम की तरह भी हैंडल कर लेते हैं, लेकिन मैं इसको एडवर्ब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा कंसीडर करता हूँ। तो एवरी सैटरडे यहाँ पर लगा हुआ है, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी लग गई शुरू में। ठीक है, आई प्रोनाउन हो गया, सब्जेक्ट ही है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट होने का तो स्कोप नहीं है। ऑब्जेक्ट तो तब होता है जब इससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन लगी होती है, लगी है क्या? नहीं। कॉम्प्लीमेंट तब होता है जब इससे पहले कोई लिंकिंग वर्ब लगी होती, नहीं लगी है। इट मीन्स अब तो ये जो आई प्रोनाउन है सब्जेक्ट ही कंसीडर करोगे आप। गो लगा है यहाँ पर। अब देखिए जो गो है ये मैंने अभी आपको बताया कि लिंकिंग नेचर की वर्ब भी है और एक्शन नेचर की वर्ब भी है। जब ये एक्शन नेचर की वर्ब है तो एक फिजिकल मूवमेंट को रिफर करती है, और लिंकिंग वर्ब होगी तो इसके बाद कोई कॉम्प्लीमेंट लिखा होगा। तो यहाँ पर तो गो आउट फॉर शॉपिंग की बात हो रही है, मतलब एक फिजिकल एक्टिविटी को रिफर किया जा रहा है, एक फिजिकल एक्शन को, फिजिकल मूवमेंट का ही रेफरेंस है। तो यहाँ पर गो लिंकिंग वर्ब की तरह तो यूज हुई नहीं है, यहाँ पर वो एक फिजिकल मूवमेंट की तरह, फिजिकल एक्शन की तरह यूज हुई है। तो जब वो एक एक्शन नेचर की वर्ब है तो वो इंट्रांजिटिव है, मतलब उसके बाद ऑब्जेक्ट तो आता नहीं है। तो ऑब्जेक्ट जब नहीं आता है, ऑब्जेक्ट का मतलब कोई नाउन प्रोनाउन उसके बाद आता नहीं है। तो अगर किसी नाउन को लिखने की आवश्यकता है तो प्रीपोजिशन लगा के लिखना पड़ेगा। और प्रीपोजिशन जो लगाए जाते हैं वो मीनिंग के हिसाब से लगाए जाते हैं। इसको मैं हटा देता हूं। प्रीपोजिशन जो लगाए जाते हैं वो मीनिंग के हिसाब से लगाए जाते हैं, भैया किस वर्ड को किस वर्ड से जोड़ना है। अब देखो गो के बाद जो ये लिखा है, ये लिखा है आउट एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ प्लेस। कई बार गो के साथ टू लगा दिया जाता है, गो टू मार्केट। ये टू प्रीपोजिशन, और इस टू प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया मार्केट। अब ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है ये बन जाती है एडवर्ब ऑफ प्लेस। ऐसी प्रीपोजिशनल थे कि प्रीपोजिशनल फ्रेज इसको कह दिया जाता है क्योंकि प्रीपोजिशन से जोड़ के बनी है, वो इसकी आइडेंटिटी है। लेकिन चूंकि ये प्लेस को रिफर करती है, और किसके प्लेस को रिफर करती है? इस एक्शन के, इस वर्ब के प्लेस को रिफर करती है। चूंकि वर्ब के बारे में बता रही है तो एडवर्ब, चूंकि वर्ब का प्लेस बता रही है तो एडवर्ब प्लेस, तो इसको कह दिया जाता है एडवर्ब प्लेस। तो गो के बाद ही एडवर्ब प्लेस ही लिखा होता है। जैसे मैंने लिख दिया शी गोज टू मार्केट। अब देखो यहां पर तो ये एडवर्ब प्लेस हमने प्रीपोजिशनल फ्रेज को बनाया है, लेकिन यहां पर उसने एक रेडीमेड एडवर्ब प्लेस लगा रखा है आउट। तो इसको तो प्रीपोजिशन से जोड़ेंगे नहीं, एडवर्ब को थोड़ी ना प्रीपोजिशन से जोड़ा जाता है, प्रीपोजिशन को जोड़ा जाता है नाउन को, प्रीपोजिशन से जोड़ा जाता है नाउन को। तो यहां पर आई गो आउट एडवर्ब प्लेस हो गया। अब ये जो फोर लगा हुआ है ये प्रीपोजिशन लगा हुआ है, और ये प्रीपोजिशन फोर लगाया जाता है किसी पर्पस को रिफर करने के लिए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था, शायद पहले या दूसरे सेंटेंस में, कि पर्पस को रिफर करने के लिए या किसी ऐसे नाउन को हम लिख रहे हैं जो नाउन पर्पस हो सकता है हमारी उस एक्टिविटी का, तो उस नाउन को रिफर करने के लिए जो पर्पस हो सकता है हमारी इस वर्ब का,
उस नाउन को रिफर करने के लिए हम प्रीपोजिशन फॉर लगाते हैं। तो शॉपिंग तो पर्पस हो सकता है हमारी गो एक्टिविटी का, तो हमने फॉर प्रीपोजिशन लगा रखा है और इसके बाद ये ऑब्जेक्ट बना रखा है। अब देखिए जो शॉपिंग लिखा हुआ है ये शॉप की आईएनजी फॉर्म है, शॉप की आईएनजी फॉर्म है, यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हमने बना रखा है वर्ब की आईएनजी फॉर्म को। क्या है ये लिखा हुआ है आपके सामने जीरेंड, ठीक है। और वर्ब की आईएनजी फॉर्म मतलब जीरेंड हो जाती है तो नाउन का काम करती है, और नाउन ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, सब्जेक्ट हो सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट भी हो सकते हैं। इस सिचुएशन में ये जीरेंड, ये शॉपिंग क्या हो रहा है, ये हो रहा है ऑब्जेक्ट किसका, फॉर प्रीपोजिशन का। तो मेरे हिसाब से तो नो इंप्रूवमेंट है और होना भी यही चाहिए। फिर भी ऑप्शंस को एक बार देख लिया करो, ऑप्शंस को एक बार देख लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, फॉर सोप्स। अब ये जो सोप्स है ये तो नाउन है, रेडीमेड नाउन है। ये जो सोप जो वर्ड होता है, ये जो सोप वर्ड होता है ये एक्चुअली में वर्ब भी होती है और नाउन भी होती है, यानी कि एक वर्ब के फंक्शन में भी आ सकती है, वर्ब का पार्ट ऑफ स्पीच भी ले सकती है और नाउन के फंक्शन में भी आ सकता है। शॉप जब नाउन होता है तो आपको पता है वो दुकान जिस पर आप जाते हो सामान खरीदने, और शॉप जब वर्ब होता है तो आपको पता ही है क्या मीनिंग है उसका, ठीक है। तो यहां पर उसने शॉप को नाउन की तरह इस्तेमाल किया है, इसीलिए उसने लिखा है शॉप्स। और फॉर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना रखा है उन दुकानों को, वो जो दुकानें मार्केट में आपको मिलती हैं, शॉप्स, ठीक है। अब देखिए फॉर प्रीपोजिशन लगाते हैं पर्पस के लिए, तो पर्पस यहां पर शॉप्स तो है नहीं, शॉप्स तो किसी प्लेस का नाम है, प्लेस का नाम है तो प्लेस को रिफर करने के लिए तो हमारे पास टू होना चाहिए था। जैसे हम टू द मार्केट लगा देते हैं, टू पार्क लगा देते हैं, टू स्कूल लगा देते हैं, ठीक है। शॉप्स तो प्लेस को रिफर कर रही है और प्लेस को अगर हम रिफर करना चाह रहे हैं गो के साथ तो हमारे पास टू आना चाहिए था। तो ये तो इसीलिए गलत हो गया क्योंकि प्रीपोजिशन टू नहीं लगा रखा, फोर लगा रखा है। अब देखो यहां पर उल्टा कर दिया, यहां पर टू लगाया प्रीपोजिशन तो कमबख्त ने शॉपिंग कर दिया। अब शॉपिंग तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म एक एक्टिविटी को रिफर करती है, एक्टिविटी तो कोई प्लेस हो नहीं सकती, ऐसा तो है नहीं किसी प्लेस का नाम शॉपिंग है, इस प्लेस का नाम शॉपिंग है और हम प्लेस पे जा रहे हैं टू शॉपिंग। यहां पे बिल्कुल ही उल्टा कर दिया सिनेरियो, प्रीपोजिशन सही किया तो प्लेस की जगह एक एक्टिविटी लिख दी। एक्टिविटी या कोई एक्शन, कोई जीरेंड पर्पस तो हो सकता है लेकिन वो प्लेस थोड़ी बन सकता है। और टू के बाद क्या लिखा जाना है, प्लेस लिखा जाना है। फॉर शॉप भी इसी सिनेरियो में लिखा हुआ है, बस यहां पर एक सिंगल शॉप की बात हो रही है, यहां पर बहुत सारी शॉप्स की बात हो रही थी। तो तीन ऑप्शन गलत है, नो इंप्रूवमेंट होना चाहिए। नवा सेंटेंस आपके सामने ये हो गया। अब आपके सामने अगर ये सेंटेंस आ जाए तो आप इतना टाइम थोड़ी लगाओगे, इतनी अंडरस्टैंडिंग तो मैंने आपकी क्लियर कर दी क्योंकि मैं आपको सिखाना चाहता हूं, मैं आपको इंप्रूव करना चाहता हूं। और ऐसे ही घर पे बैठ के आपको प्रैक्टिस करनी है एक एक बारीकी पर ध्यान रखते हुए। जब आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे, जब 200-400-500 सेंटेंस को आप ऐसे कर लेंगे तो फिर तो आपको सेंटेंस देखना है और तुरंत अच्छा ये होना चाहिए, अच्छा ऐसे हो गया, चलो आगे। 5 सेकंड में 10 सेकंड में आप सेंटेंस कर लिया करोगे। दसवां सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, वी हैड ए ग्रेट, सॉरी कोई बात नहीं, 1 सेकंड के लिए रुक जाते हैं। वी हैड अ ग्रैंड पार्टी एंड वी एंजॉयड वेरी मच, ठीक है। इंटरप्रेट कर लेते हैं। देखिए ये आपके सामने जो लिखा हुआ है प्रोनाउन है, मैं आपको बता चुका हूं, आप ये बात जानते हैं कि प्रोनाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट की भूमिका में आ सकते हैं। क्या आप इसे कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं? नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि सर इससे पहले लिंकिंग वर्ब नहीं लगी। क्या आप इसको ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सर ऑब्जेक्ट होता तो अस की फॉर्म में लिखा होता, अस लिखा होता। प्रोनाउन के तो केसेस होते हैं, सब्जेक्टिव अलग, ऑब्जेक्टिव केस अलग, डिटरमिनर अलग और पजेसिव प्रोनाउन अलग। और दूसरी बात सर ये कि अगर आप इसको ऑब्जेक्ट कंसीडर करोगे तो सर या तो इसको ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट कंसीडर करना पड़ेगा आपको या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कंसीडर करना पड़ेगा आपको। सर ना तो इससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब लिखी है ना इससे पहले कोई प्रीपोजिशन लिखी है, तो सर आप एक ही काम करो, आप इसको सब्जेक्ट ही कंसीडर करो, ठीक है, ये सब्जेक्ट है।
अब देखो आपके सामने आगे लिखी हुई है हेड। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो हेड है ये हैव का इन्फ्लिक्शन लिखा हुआ है, और ये हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, मेन वर्ब भी हो सकती है। या जो हैव है, हैव हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है और मेन वर्ब भी हो सकती है। हैड हैव का ही तो इन्फ्लिक्शन है, और हैव के लिए जो बात कह रहा हूं वो हैड के लिए भी उतनी ही वैलिड है जो हैव के लिए है। तो हैड जो आपके सामने लिखी है हैव का इन्फ्लिक्शन, ये हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है भैया, मेन वर्ब भी हो सकती है। जब ये हेल्पिंग वर्ब होगी तो मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए आई होगी और मेन वर्ब के साथ लिखी होगी, और मेन वर्ब लिखी होगी कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या ऐसा सिनेरियो यहां है? नहीं है। तो काट दो इसको, इस संभावना को। फिर तो अब हेड को मेन वर्ब ही मानना पड़ेगा। अब हेड मेन वर्ब है और वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म इसको कंसीडर करना पड़ेगा। आप थर्ड फॉर्म तो इसको कंसीडर कर नहीं सकते हो, थर्ड फॉर्म तो हैज हैव हैड के साथ आती है, या इज एम आर वाज वर बीन या बीइंग के साथ आ जाती है जब पैसिव में बनाते हैं। ठीक है, तो यहां पर तो हैड को अब सेकंड फॉर्म मानना पड़ेगा, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट मानना पड़ेगा। अब देखो ये जो हैड है ये ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, और ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो इसके बाद आना चाहिए इसका ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट लिखा है यहां पर ये पार्टी हो गई नाउन, और ग्रांड हो गया इसके लिए एडजेक्टिव पार्टी के लिए, और ए हो गया आर्टिकल इस पार्टी के लिए क्योंकि एक ही पार्टी थी। अब क्या हैव यहां पर टू ऑन समथिंग के मीनिंग में है? देखिए मैं आपको यहां पर बता देता हूं, इसीलिए हमारी बातें थोड़ी सी लंबी हो जाती हैं क्योंकि मैं किसी भी संभावना को छोड़ना नहीं चाहता। मैं आपके सामने, जैसे एक प्रिज्म होता है ना, कोई प्रिज्म होता है तो मैं प्रिज्म के केवल एक ही फलक को नहीं दिखाना चाहता। कोई डाइस है, कोई क्यूब है, उस क्यूब का मैं एक फलक आपको दिखा दूं। मान लीजिए कि मेरे हाथ में एक क्यूब है और उस क्यूब का मैं एक साइड आपको दिखा दूं और कह दूं ये तो लाल है, आप उसको लाल ही समझते रहोगे बहुत दिनों तक। फिर आपको 3-4 महीने के बाद पता चलेगा कि यार इस क्यूब को दूसरी साइड से देखा तो ये तो नीला है, तो आपको पता चलेगा 4 महीने बाद यार क्यूब तो नीला भी हो सकता है। मैं उस क्यूब की 6 साइड आपको एक साथ दिखाता हूं, उसमें समय लग जाता है, लेकिन ये ओवरऑल आपका समय बचाएगा। मेरा दावा है, मेरा वादा है आपसे, आप इस अप्रोच को अपनाइए तो सही, मेरी बात मानिए तो सही। देखो जैसे ही मेरे सामने हैव आया, मैंने बताया आपको कि ट्रांजिटिव वर्ब है, उसके बाद ये एक ऑब्जेक्ट है। आप जरा 2 सेंटेंस देखिए यहां पर। मैंने लिखा आई हैव अ कार, फिर मैंने लिखा आई हैव अ ग्रैंड पार्टी, अ ग्रैंड पार्टी। क्या दोनों सेंटेंस आपको सिमिलर नजर आ रहे हैं? स्ट्रक्चर से देखने पर आपको सिमिलर ही लगेंगे, लेकिन दोनों सेंटेंस का मीनिंग एकदम अलग है। आई हैव ए कार का मतलब क्या है? आई ओन अ कार। लेकिन आई हैव ए ग्रैंड पार्टी का मतलब यह है कि आई ओन ए ग्रैंड पार्टी। भाई कार को ऑन किया जा सकता है, 10-20 लाख रुपए निकाले बैंक से, गए कार के शोरूम पे कार खरीदी और लेके आ गए, अब हम उसे ऑन करते हैं। लेकिन क्या ग्रैंड पार्टी को ऑन किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। कई एक जगह बता दो जहां ग्रैंड पार्टी मिलती हो और कितने में मिलती हो। नहीं, ऑन नहीं किया जा सकता उसको। एक्चुअली में यहां पर ये जो लिखी है, यहां पर ये एक थिंग लिखा है या ऑब्जेक्ट लिखा है जिसको हम ऑन कर सकते हैं, और यहां पर जो लिखी है, लिखा तो यहां पर भी नाउन है, लेकिन यहां पर जो लिखी है वो एक एक्टिविटी लिखी है, और एक्टिविटी को ऑन नहीं किया जा सकता, एक्टिविटी को परफॉर्म किया जाता है। तो यहां पर जो हैव है वो परफॉर्म या डू के मीनिंग में है। इस प्रकार से हमें समझ में आता है कि हैव के 2 मीनिंग संभव है। हैव का मीनिंग है टू ऑन समथिंग, और हैव का एक मीनिंग ये भी है टू परफॉर्म या टू डू सम एक्टिविटी। तो हैव यहां पर इस मीनिंग में है टू परफॉर्म ए ग्रैंड पार्टी या टू डू ए ग्रैंड पार्टी। ठीक है, तो यहां पर ये हैड का यही मीनिंग यूज हो रहा है। वी हैड ए ग्रैंड पार्टी या वी डिड ए ग्रैंड पार्टी। अब एंड कंजंक्शन आपके सामने लगा है, और ये कंजंक्शन मैं आपको बता चुका हूं कोऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन है, और कोऑर्डिनेट नेचर के कंजंक्शन को ऑर्डर की यानी कि सेम ऑर्डर की यानी कि सेम रैंक की स्ट्रक्चर को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब सेम ऑर्डर की या सेम रैंक की स्ट्रक्चर से मतलब है वर्ब को वर्ब से जोड़ देंगे,
क्लोज को क्लोज से जोड़ देंगे, नाउन को नाउन से, फ्रेज को फ्रेज से, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से, जो सेम लेवल पे हो, जो सेम रैंक के हो, उनको जोड़ेंगे। तो यहां पर किस किस को जोड़ा जा रहा है? यहां पर जोड़ा जा रहा है दो क्लोजेस को। एक क्लोज लिखी गई वी हैड ए ग्रैंड पार्टी और एंड कंजंक्शन लगाया गया जो कि कोऑर्डिनेट नेचर का है, और दूसरी क्लोज जोड़ी गई वी एंजॉयड वेरी मच। ठीक है, तो ये क्लोज पे हमने बात कर ली। एंड कंजंक्शन के बाद लिखी हुई दूसरी क्लोज पर बात कर लेते हैं। ये आपके सामने प्रोनाउन लिखा है। जैसे ही आपके सामने प्रोनाउन आता है तो दिमाग में तीन बातें आनी चाहिए कि या तो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट हो नहीं सकता है क्योंकि इससे पहले कोई लिंकिंग वर्ब नहीं है। ऑब्जेक्ट भी इसको मान नहीं पाओगे क्योंकि इससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन नहीं लिखी। सब्जेक्ट ही कंसीडर करोगे। आगे बढ़ते हैं। एंजॉयड लिखा हुआ है। अब देखिए जो एंजॉयड है ना, मेन वर्ब है इस सेंटेंस में, और ये एक्शन नेचर की वर्ब है। अब ये फिजिकल एक्शन भी कंसीडर किया जा सकता है, मेंटल एक्शन भी कंसीडर किया जा सकता है। आप मेंटली भी किसी चीज़ को एंजॉय कर सकते हो। एक्सपीरियंस जब आप किसी चीज़ को करते हो प्लीजेंट वे में, भाई एंजॉय का मतलब क्या है? टू एक्सपीरियंस इन ए प्लीजेंट वे। जैसे आप मेरी बातों को एंजॉय कर रहे हैं तो आप कोई फिजिकल एक्शन तो नहीं कर रहे हैं, बैठे बैठे सुन रहे हैं, मेंटली एंजॉय कर रहे हैं। आप फिजिकली भी एंजॉय कर सकते हो। आप पार्टी में जाते हो, वहाँ पे डांस करते हो, म्यूजिक होता है, दोस्तों के साथ गप्पे मारते हो, ड्रिंक्स लेते हो, वो आप फिजिकली एंजॉय करते हो। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वी एंजॉयड वेरी मच। अब ये जो एंजॉयड के बारे में मैं आपको बता रहा था, मेन वर्ब है और ये एक्शन नेचर की वर्ब है, और एक्शन ये फिजिकल भी हो सकता है, मेंटल भी हो सकता है। लेकिन जैसा भी होगा ये ट्रांजिटिव नेचर का एक्शन है। ट्रांजिटिव नेचर का एक्शन का मतलब है कि ये अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है। ऑब्जेक्ट मतलब कोई नाउन या प्रोनाउन इसके बाद होना चाहिए। मतलब हम खुद को एंजॉय नहीं करते, मतलब कि खुद को एंजॉय कर सकते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन एंजॉय हम किसी चीज को ही करते हैं, यानी कि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आना है। हम इस एंजॉय वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट लगाकर चलते हैं। अब वो ऑब्जेक्ट हम देखना पड़ेगा हमें है कि नहीं है। नहीं लिखा, वेरी मच लिखा हुआ है। वेरी मच तो एक एडवर्ब है और वेरी एक दूसरा एडवर्ब हो गया इसके लिए। ये बताया गया है मच एडवर्ब डिग्री लगाया गया है और ये दूसरा एडवर्ब लगा दिया। तो ये वेरी मच तो इसके एडवर्ब की डिग्री, इस वर्ब की डिग्री को बताने के लिए लगाया गया कि कितना एंजॉय किया हमने। लेकिन एंजॉय के बाद वो ऑब्जेक्ट कहाँ है? हमने किसी चीज को तो एंजॉय किया होगा, कहाँ है वो? नहीं लिखा। अब देखते हैं किस ऑप्शन में वो लिखा है। यहां पर भी नहीं लिखा, यहां पर भी नहीं लिखा, तो इसको भी काट दो, इसको भी काट दो। फिर तो एक यही ऑप्शन बचा है जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब के बाद और सेल्फ लिखा है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका ऑप्शन सही हो गया। फिर भी अगर तीनों ऑप्शन को डिटेल में देखना चाहते हो तो देख लो मेरे साथ। देखो यहां पर पहले ऑप्शन में इन्होंने चेंज ये किया, वी हैड ए ग्रैंड पार्टी एंड एंजॉयड वेरी मच। एंड कंजंक्शन के द्वारा यहां पर दो क्लोजेस को जोड़ा जा रहा था। बस इन्होंने ये किया पहले ऑप्शन में, इस वी को हटा के कॉमन कर दिया। यही है आपका पहला ऑप्शन। तो यहां पर इन्होंने एंड कंजंक्शन से क्या किया? दो वर्ब को जोड़ दिया, इस वाली वर्ब को और इस वाली वर्ब को। ठीक है, दो वर्ब फ्रेजेस को जोड़ दिया एंड कंजंक्शन से। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो दो वर्ब फ्रेजेस को जोड़ सकता था। अब इस वाली वर्ब ने अपना ऑब्जेक्ट ले लिया, इस वाली वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखना था, वो इन्होंने यहां भी नहीं लिखा, इसलिए गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन में क्या किया? दूसरे ऑप्शन में तो इन्होंने मीनिंग ही बदल दिया। यहां पर ये कह रहे थे कि इन्होंने एंजॉय किया, कर लिया, पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म। यहां पर इन्होंने लिखा कि वी हैड ए ग्रैंड पार्टी टू एंजॉय वेरी मच। हालांकि ये जो टू एंजॉय है ये इन्होंने इन्फिनेटिव बना दिया, स्ट्रक्चर ही बदल दी, और स्ट्रक्चर बदलने से थोड़ा सा मीनिंग में भी चेंज आ गया। ठीक है, वहां पर जो एंजॉयड मेन वर्ब थी उस क्लोज की, इन्होंने यहां पर नॉन फाइनाइट वर्ब बना दी, तो स्ट्रक्चर और मीनिंग दोनों चेंज कर दिया यहां पर नॉन फाइनाइट वर्ब बना के। इस वाली वर्ब में इन्होंने कुछ थोड़ा सा काबिले तारीफ किया। इन्होंने किया ये, एक्चुअली में इनके पास कोई ये ऑब्जेक्ट भी लगा सकते थे। वेल ये लगा सकते थे वी हैड ए ग्रैंड पार्टी एंड वी एंजॉयड ड्रिंक्स लिख सकते थे, डांस लिख सकते थे, यहां पर म्यूजिक लिख सकते थे, यहां पर गॉसिप्स लिख सकते थे, गॉसिप्स कुछ भी लिख सकते थे। लेकिन जब इन्हें कोई नाउन नहीं मिला तो इन्होंने इसके साथ आवर सेल्फ लिख दिया। आवर सेल्फ क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन।
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है आवर सेल्व्स। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तब यूज किए जाते हैं जब वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम पर्सन हो। ठीक है, जब सब्जेक्ट भी यही था, वी था, और ऑब्जेक्ट भी वी है, वी नहीं है लेकिन पर्सन तो सेम है, वी का ही तो रिफ्लेक्सिव केस यहां पर लिखा हुआ है। अगर यहां पर आई लिखा हो और एंजॉय के बाद लिखा हो, देखो मैं ऐसे लिखता हूं, यहां लिख देता हूं, चलो इसको हटा देता हूं ड्रिंक्स वगैरह को, बात तो आप मेरी समझ ही गए। यहां पर आपका सब्जेक्ट आई हो और यहां पर वर्ब हो एंजॉय और यहां पर मी लिखा हो, तो आपने देखा कि ये जो मी है ये भी तो आई को रिफर करेगा, मतलब सेम पर्सन को रिफर कर रहा है। तो जब ट्रांजिटिव वर्ब का सब्जेक्ट या ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट उसी पर्सन को रिफर करे जिस पर्सन के लिए सब्जेक्ट लिखा गया है, तो फिर ऑब्जेक्टिव केस नहीं रिफ्लेक्सिव केस लिखा जाता है, माई सेल्फ लिखा जाता है। तो यहां पर इन्होंने आवर सेल्फ लिख के जुगाड़ बनाया है कि हमने पार्टी में खुद को एंजॉय किया। ठीक है, वी एंजॉयड आवर सेल्फ वेरी मच। यहां पर कुछ और भी लिखा जा सकता था, कुछ और नहीं मिल रहा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिख के एक जुगाड़ है। तो ये हो गया आपके 10 सेंटेंस, नो इंप्रूवमेंट भी नहीं होगा, इंप्रूवमेंट की तो जरूरत थी। तो ये आपके 10 सेंटेंस हो गए हैं। इतनी ही डिटेल में आपको घर पर प्रैक्टिस करनी है। इस अप्रोच से बिल्कुल डरे ना, शुरू में टाइम टेकिंग होती है, बाद में आप इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करने लगते हैं, क्योंकि जब आप अपने दिमाग को लगाने लगते हैं, अपने दिमाग को आप डेवलप करने लगते हैं, तो फिर तो क्यूरियोसिटी आपकी डेवलप हो जाती है। जब क्यूरियोसिटी आपकी डेवलप हो जाती है तो आप इन चीज़ों को एंजॉय करने लगते हैं और इम्प्रूव करते हैं खुद को, अपनी लर्निंग को, अपने कॉन्फिडेंस को। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि अगले सेशन में हमें किस तरह के सेंटेंस पर, 10 से आगे के सेंटेंस पर ही बात करेंगे। किस तरह से, मेरा मतलब है कि 10 से आगे, 10 से 15 या 15 से 20 तक हम आगे के लेक्चर में जो है बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।